Today we are starting with our financial management MTP 3 for financial management. Okay. केस स्टडी है हमारे पास, बहुत बड़ी केस स्टडी है, उसका सोल्यूशन भी बहुत बड़ा। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, हमें क्या बताना है, बेस्ट एस्टिमेट डिस्काउंटिंग रेट फॉर द प्रोजेक्ट, यानी हमें डिस्काउंटिंग रेट निकालना है। डिस्काउंटिंग रेट को हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, हमें के ओ निकालना है। तो कंफ्यूज मत होना कि अगर हमें बोला हो डिस्काउंटिंग रेट निकालना है तो क्या निकालना है, क्या निकालना होता है, सीओसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल देते हैं जी। क्या है, हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। द्विगातो लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी, ठीक है, अनलेवर्ज्ड, in the food delivery business and is considering an expansion into quick grocery delivery business segment. क्विक डिलीवरी है, जैसे कि हमारी स्विगी इंस्टामार्ट होती है, जेप्टो है, ब्लिंकिट है, इन सब की तरह। इट इज अ मार्केट लीडर इन द करंट फूड डिलीवरी बिजनेस विद वैल्यूएशन ऑफ 5750। ठीक है, वैल्यूएशन कितनी है, 5750 करोड़। From the discussion in the recent fundraising meeting with the venture capitalists, it has been noted that the quick delivery business is expected to be run for 6 years. इसको हम 6 साल तक चलाएंगे, after which it will be sold to another entity. और उसके बाद हम इसको जो है बेच देंगे। The target valuation of 2 times of the investment made in the business segment, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 2 times हमें 6 ईयर के बाद मिलना चाहिए। 6 साल के बाद हम 2 टाइम्स कमाएंगे हमारी इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद जो है ये किसी और को सेल कर देंगे। द न्यू सेगमेंट विल बी फंडेड बाय डेट। ओके, और जो न्यू सेगमेंट हम उसको डेट से फंड करेंगे, प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो 3:2:5। अब आगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कि हम 3 जो है लेंगे डेट को, 2 को लेंगे प्रेफरेंस एंड इक्विटी को लेंगे 3:2:5 में कर देंगे। क्विक ग्रोसरी डिलीवरी वुड रिक्वायर 30 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट। 3:2:5 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमें सीओसी कैलकुलेट करना, राइट। देखो कैपिटल, वेट होता है, कॉस्ट होता है और प्रोडक्ट होता है इनका। कैपिटल के हमारे पास डेट है, प्रेफरेंस और इक्विटी है। हमें बोला 3%, 3:2:5 में, यानी कि हम मान लेते हैं 0.3, 0.2, 0.5, क्योंकि हम 1 लेते हैं ना, तो 1 को 0.3, 0.2, 0.5 ले लिया। अब आगे देखते हैं और क्या दे रखे हैं। The new segment will be funded by debt, preference, equity 3:5 में इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमें 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में करेंगे हम, और एडिशनल इन्फ्यूजन करेंगे 20 करोड़ का इन द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में हम 20 करोड़ और लगाएंगे, और 25 करोड़ फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में लगाएंगे। Operating financials of the business is expected to be the following lines for the first year of operation. देखो सबसे पहले नंबर ऑफ क्विक ऑर्डर्स, हमारे पास क्विक ऑर्डर्स कितने, 10,000 पर डे, 10,000 ऑर्डर्स आते हैं एक दिन में। ठीक है, ओवरनाइट ऑर्डर्स यानी कि रात को जो ऑर्डर्स आते होते 2,000 प्रतिदिन। टिकट साइजेस क्विक ऑर्डर्स 5,000 ऑर्डर्स बिलो 500, यानी कि 5,000 ऑर्डर्स जो होते हैं वो ₹500 से कम के आते हैं। 3,000 ऑर्डर्स 500 रुपये और 1,000 रुपये के बीच में आते हैं, और 2,000 ऑर्डर्स जो है वो 1,000 रुपये से ऊपर के आते हैं, विद एवरेज टिकट साइज बीइंग 700 पर ऑर्डर। तो हमने एवरेजली ले लिया कि 700 पर ऑर्डर एवरेजली लगता है। ठीक है, then a delivery charges applicable for the order below 500 which is flat ₹40 per order। मतलब जो हमारा ऑर्डर है 500 से नीचे का, 500 रुपये से नीचे का अगर है, मान लो मैंने 430 का ऑर्डर किया तो मेरे को 40 रुपये और देने पड़ेंगे। किस बात के, डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, 470 देने पड़ेंगे। सेलर कमीशन क्या है, द कंपनी वुड चार्ज 5% ऑफ इनवॉइस वैल्यू फ्रॉम द सेलर ऑफ द क्विक डिलीवरी प्रोडक्ट्स एंड 7% इन केस ऑफ ओवरनाइट डिलीवरी। अगर जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है
सपोज मैंने जो है क्या मंगाया, मैंने अपने लिए एक रजिस्टर मंगाया क्लासमेट का, ठीक है, तो वो सेलर से 5% ऑफ रजिस्टर चार्ज करेगा। वो सेलर से भी तो लेगा कि भाई हम तुम्हारा सामान बेच रहे हैं, तो 5% उससे भी लेगा रेवेन्यू। और 7% अगर रात को मंगाया है तो। Subscription model. Overnight deliveries would be available to only subscription-based customers and subscription charges are 5,000 per annum. ठीक है बेटा, तो जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसमें क्या है आपका कि ओवरनाइट डिलीवरीज वुड बी अवेलेबल ओनली टू द सब्सक्रिप्शन बेस्ड कस्टमर्स। खाली उन्हीं को ही ओवरनाइट आप डिलीवरी मिल सकती है जिनके पास सब्सक्रिप्शन हो। एंड सब्सक्रिप्शन चार्जेस है 5,000 पर एनम, और जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो कितने हैं, 5,000 रुपये हैं 1 साल के। ईच ओवरनाइट ऑर्डर इज एक्सपेक्टेड टू हैविंग एन एवरेज टिकट साइज 750 का। जैसे यहाँ पे एवरेज साइज जो है वो 700 पर ऑर्डर है क्विक ऑर्डर्स पे, वैसे ही अगर रात को डिलीवरी होती है तो उसका जो टिकट साइज होता है वो 750 होता है, 750 का, ठीक है। ई सब्सक्रिप्शन बेस्ड कस्टमर is expected to place order every alternative day on an average basis पर alternative days पे वो ऑर्डर करता है। मान लो कि मैंने 5,000 की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, यानी मैं रात को कर सकती हूँ, तो मैं एक दिन मंगा रही हूँ, दूसरे दिन छोड़ रही हूँ, तीसरे दिन मंगा रही हूँ, चौथे दिन रात को नहीं मंगा रही, फिर 5वें दिन मंगा रही हूँ। इस तरीके से एक एवरेज दे रखा है कि अल्टरनेटिव डेज पे मंगाता है। ग्रोथ रेट कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ द ऑर्डर इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 20%, 15%, 10%, 5% फॉर द फर्स्ट 4 years। अगर ग्रो हो रहा है 20% से, फिर 15% हो रहा है, 10% हो रहा है, फिर 5% हो रहा है फर्स्ट 4 years के लिए ऑफ द ऑपरेशंस। बियॉन्ड दिस इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिमेनिंग कांस्टेंट, और उसके बाद वो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद नो चेंज, ठीक है। नाउ beyond this it is remain okay, the proportion of orders is expected to remain unchanged, और जो proportion है order का वो change नहीं होगा growth होने पर भी। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे, डिलीवरी पार्टनर्स एंड रेमुनरेशन दे रखा है, ठीक है। टैक्स एंड डेप्रिसिएशन भी हमें गिवन है कि इनकम टैक्स जो है 20% लगेगा, डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे लगेगा फ्रेश इन्वेस्टमेंट पे। एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है, 25%। टैक्स रेट है 25% और डेप्रिसिएशन है 20%। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स वुड अमाउंट टू 10%, 11% एंड 15%। हमें कुछ दे दिया शायद, हमें क्या दे दिया, आफ्टर टैक्स कॉस्ट रेट, यानी कि हमें कॉस्ट दे दी है, तो कितनी दी है, 10, 11 और 15। डेट प्रेफरेंस और इक्विटी, तो 10, 11 और 15, 10%, 11%, 15%। आ गई हमारे पास कॉस्ट, तो हम इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। 0.3 इंटू 10% इज 3%, ये आ गया आपके पास 2.2%, और ये आपके पास आ गया 7.5%, विच विल सम अप टू के वो आ जाएगा आपके पास 12.70, जो आपको क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, डिस्काउंटिंग रेट, जो आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। डिस्काउंटिंग रेट कैसे काम आता है हमारा, डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकालने में काम आता है कैश फ्लो की, है ना, तो 12.70, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स रिक्वायर्ड इन 1 year। मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि हमें मेजर बताओ डिलीवरी पार्टनर्स का जो हमें 1 साल के अंदर अंदर चाहिए होगा, यानी कि हमें बताना है टोटल डिलीवरी पार्टनर्स जो हमें चाहिए होंगे, जो हमें चाहिए होंगे, ठीक है। देख लें दीजिए हमें कितने डिलीवरी पार्टनर्स चाहिए। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ डिलीवरीज हमें कितनी करनी है, 10,000, और रात की कितनी है, 2,000, यानी हो गए 12,000 टोटल ऑर्डर्स पर डे। ये तो पर डे है ना, है ना, ये तो क्या है, पर डे है। ओके, नाउ उसने और क्या बोला है हमें कि
टिकट साइज, क्विक ऑर्डर दे रखा है, डिलीवरी चार्जेस दे रखे हैं, सेलर कमीशन है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ग्रोथ रेट, एडवर्टाइजिंग और डिलीवरी पार्टनर्स एंड रेम्यूनरेशन पे आते हैं। देखो रेम्यूनरेशन टू डिलीवरी पार्टनर्स कितनी है, 15,000 पर मंथ फिक्स प्लस 20 पर डिलीवरी, और जितनी डिलीवरी करेंगे उसमें 20 रुपये लिखेगा पर डिलीवरी मिलेंगे। ईच डिलीवरी पार्टनर कैन डिलीवर एन एवरेज ऑफ 30 ऑर्डर्स पर डे। एक दिन में वो 30 डिलीवर कर सकता है, एक बंदा जो है 30 डिलीवरी कर सकता है। हमारे पास टोटल कितने 12,000 पर डे है, यानी कि एक बंदा कितना कर सकता है, 400 पर ऑर्डर कर सकते हैं, 400 पर ऑर्डर, राइट है ना। तो यानी कि 400 बंदे हमें चाहिए होंगे। अगर वो 30 कर रहा है, 30 एक बंदा कर रहा है, ठीक है, तो 400 हमें डिलीवरी पार्टनर्स चाहिए होंगे फॉर पर डे के लिए, राइट। अब देखो आगे क्या लिख रखा है, एन एडिशनल प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ एक्स्ट्रा डिलीवरी पार्टनर्स टू बी मेड कंसीडर द अनएक्सपेक्टेड स्पाइक इन ऑर्डर ऑन द स्पेशल ओकेजन्स एंड हॉलीडेज। लेकिन उसको 50% एक्स्ट्रा और रखने का प्रोविजन दे रखा है, मतलब दे के रखे प्रोविजन रखते हैं। मान लो अगर हमें 10 चाहिए डिलीवरी पार्टनर्स एक दिन में, तो वो 15 रखेगा, 50% एक्स्ट्रा रखेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है अनएक्सपेक्टेड स्पाइक आ जाए, कोई हॉलीडे है, कोई ओकेजन है, कुछ भी हो। तो यानी कि अगर 400 बंदे चाहिए एक दिन में, तो वो 50% और रखेगा, विच मीन्स कितना हो गया ये 600, यानी कि उसको 600 डिलीवरी पार्टनर्स चाहिए होंगे फर्स्ट ईयर में, जब उसकी ग्रोथ नहीं हुई तो 600। ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा? ये मैं कर दे रही है रेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ टोटल रेवेन्यू इन ईयर 3? ईयर 3 में हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी हुई, कितना हमारा रेवेन्यू हुआ, चलो देख लेते हैं। हाँ, और हमें क्या पूछ रखा है नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द ईयर ऑफ लॉस। अच्छा, इनमें से कौन सा लॉस का है, यानी हमें सबके ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे रेवेन्यू और कॉस्ट, तभी तो हमें लॉस पता चलेगा। तो क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट में ही तो हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा, तो यानी हमें सबका ही देखना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड वाला भी उसी से कैलकुलेट हो जाएगा, रेवेन्यू भी, और फोर्थ वाला भी, फिफ्थ वगैरह जो होता फॉलोइंग मेजर ऑफ एनपीवी। एनपीवी निकालना है प्रोजेक्ट का, यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैश फ्लो। कैश फ्लो का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें पूरे ईयर पूरे 6 साल की कैश फ्लो निकालनी पड़ेगी। तो देखते हैं 1 to 6 में, ठीक है, हम टेबल बनाएंगे। देखो ये हमने डेट कैपिटल निकाला था, प्रेफरेंस का इक्विटी का इनटू हमने कर दिए, और हमारा वेटेड कॉस्ट आ गया, इससे केओ आ गया हमारे पास 12.70। उसके बाद देखो 10,000 हमारी क्विक की थी, 2,000 ओवरनाइट की थी, 12,000 हो गई, 400 हमारे बन गए क्योंकि 30 ऑर्डर पर डे था, और हमें 50% प्रोविजन रखना पड़ता है, इसलिए 600 पार्टनर्स आ गए। नाउ वी विल कैलकुलेट ग्रोथ एंड ऑपरेशनल प्रोजेक्शन, ठीक है, ईयर 1 से लेके 6 तक की। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें डिलीवरी कितनी करनी है, 10,000 करनी है, 10,000 करनी है पर डे, और 2,000 करनी है ओवरनाइट। तो टोटल कितनी हो गई, 12,000 हो गई, पर अलग अलग करेंगे हम क्योंकि अलग अलग जाएगा वो। अब देखो हमारी स्पाइक कितने की हो रही है, स्पाइक कितनी की हो रही है, मतलब कि कितनी ग्रोथ हो रही है, हमारी ग्रोथ में था ना, कहाँ है ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट कितनी कितनी हो रही है। ऑर्डर्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोइंग रेट ऑफ 20% से 15%, 10% और 5% फर्स्ट 4 ईयर्स में। तो 20, 15, 10 और 5% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 20% बढ़ा, ये हमारा 15 बढ़ा, ये 10 बढ़ा, और ये 5% बढ़ा। उसके बाद से बोला था कि कांस्टेंट रहेगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो ईयर 1 का दे रखा था 20, ईयर 2 का दे रखा था 15, 3 का दे रखा था 10 और 4 का दे रखा था 5, आपने तो एक एक आगे कर दिया। बट क्या बोला हमने कि ग्रोथ हुई है। ग्रोथ कब होती है, मैंने बोला कि मेरे 5 मार्क्स आए थे, अब मेरे 8 मार्क्स आए हैं, तो मेरी ग्रोथ हुई है ना, 3 मार्क्स से मेरी ग्रोथ हुई है। तो मैं यहाँ पे पहले ईयर 1 में ही बढ़ा के लिख दूंगी, पहले कुछ बेस तो होना चाहिए, उस बेस का ही तो ग्रोथ होगा।
उस बेस का ही तो बढ़ेगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी सेल्स हुई है 10,000, उसके बाद 20% बढ़ रहे हैं, तो 20% 10,000 जो है 20,000 10,000 से बढ़ेंगे ना 20%। ना डायरेक्टली बोलते 20% बढ़ रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, तो किसी से कुछ चीज तो होगा, पहले कुछ हुआ तो होगा, उससे तो बढ़ रहे होंगे, तो पहले कुछ होना भी तो चाहिए। जीरो में हम जीरो मतलब कुछ जीरो सेल्स में थोड़ी ना हम 20% बढ़ा सकते हैं, कि कुछ हुआ ही नहीं, पहले इतनी ग्रोथ हो रही है। इतनी ग्रोथ कैसे हो सकती है, पहले कुछ होना भी तो चाहिए, फिर उसके बाद तो ग्रोथ होगी। तो पहले हम बेस ईयर लेके चलेंगे ईयर 1, उसके बाद हमारी ग्रोथ होगी। तो इसलिए हम इसको ऐसे लेके चल रहे हैं। हम डायरेक्टली 20% कैसे ईयर 1 में बढ़ा दें ग्रोथ को, ठीक है। तो पहले हम 10,000 लेंगे, उसका 20% बढ़ेगा, फिर उसके बाद हमारा 15% बढ़ रहा है, ठीक है, फिर हमारा 10% बढ़ रहा है, फिर उसके बाद हमारा 5% बढ़ रहा है, एंड देन हमारा क्या रहेगा ईयर 6 में कांस्टेंट। तो कंफ्यूज मत हो जाना, बच्चे गलत कर देते हैं ईयर 1 में ही, ठीक है। और 12,000 का 15% हो रहा है, 13,800 का 10% हो रहा है, 15,180 का 5% हो रहा है, ऐसे करना। वैसे ही सेम विद ओवरनाइट डिलीवरीज, ओके। देन अगर ये पर डे है, हमें तो एनपीवी निकालना है ना हर ईयर का, ईयर 1 का, ईयर 2 का, तो ये तो पर डे है ना। तो हम अगर ईयर में इसको कैलकुलेट करें तो कितना होगा टोटल, 12,000 इंटू 365, यही होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्विक डिलीवरीज पर एनम, ठीक है। तो हम 10,000 को करेंगे पहले और फिर करेंगे 2,000 को, ठीक है। तो दोनों की हमारे पास क्या आ गई, पर ईयर की डिलीवरीज आ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट। इतना हमारा हो गया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। Okay. Now, ticket size quick order 5,000 orders below rupees 500, 3,000 orders below 500 and 1,000 2,000। देखो टोटल वाले ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। हमने कितना बोला कि 10,000 ऑर्डर्स आ रहे हैं, 5,000, 3,000 और 2,000 बन गए 10,000। अब 500 से नीचे कितने हैं, 5,000 यानी 50%, राइट। कितने, 50%, ठीक है। अब 50% है जो 5,000 से 500 से नीचे आ रहे हैं। तो हमें क्या मतलब, अगर 500 से नीचे जा रहे हैं तो ये मतलब ये होता है इसका कि हमारी इससे ये होएगा कि एप्लीकेबल फॉर ऑर्डर्स बिलो ₹500 विच इज ₹40। मतलब क्या, मतलब ये कि ये देखते हैं कि हमारे 40 रुपए किस किस बंदे को लग रहे हैं, कितनी डिलीवरीज पे 40 रुपए लग रहे हैं, कितनी पे लगेंगे 40, जिसमें 500 से कम आएगा, जिसने 500 से लेस पे किया है, जिसका बिल 500 से कम बन रहा होगा, उसने 40 रुपए पे किए होंगे। हमें रेवेन्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो रेवेन्यू में 40 रुपए नहीं आएंगे जो हमें मिलेंगे, क्योंकि 500 रुपए से कम की आई इशू, उन्होंने इशू कह रही हूँ ऑर्डर की है, ठीक है। तो हम इसीलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हमें पता चले नंबर ऑफ डिलीवरीज, ठीक है, जो क्या हो रही हो, 500 से नीचे हो, और उसमें हम क्या दे रहे हो, हम उसमें डिलीवरी चार्जेस पे कर रहे, ठीक है। तो ऐसे निकल जाए, और फिर हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो हमारे पास आ जाएगी रेवेन्यू। कर देते हैं, देखो कितने हैं, 5,000 है, 50% है, 50% ऑफ 10,000 इज 5,000, भाई 5,000 है, तो 5,000 जो है पर डे होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे साल हमें कितने ऑर्डर्स पर 40 रुपए मिले हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, क्विक ऑर्डर्स ओवरनाइट पर डे 360 365। नाउ हमारे चार्जेबल जो ऑर्डर्स थे, जो हमें लगे, वो कितने लगे, 500 से कम वाले 50%, राइट। 50% लगे, तो हमने क्या किया, ये जो है पूरे साल का जो हमारा 10,000 वाला है, उसमें हमने क्या किया, हाफ कर दिया उसको, नहीं तो सिंपली 5,000 को भी मल्टीप्लाई कर दो 365 से, तो वही है, ठीक है।
वैसे ही यहाँ पर 10,000 को 365 को किया, वैसे यहाँ पे इसको हाफ, इसको और इसको हाफ कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ हमें डिलीवरी पार्टनर्स कितने चाहिए? टोटल डिलीवरी पार्टनर्स हमारे कितने हैं? हमें 1.5x चाहिए, ऑब्वियसली 1.5 गुना चाहिए हमें, जितनी भी डिलीवरी करनी है, 10,000 प्लस 2,000 अपॉन 30 ऑर्डर ले रहे हैं वो, इंटू सॉरी प्लस 50% ऑल्सो। तो वैसे ही सेकेंड वाले के लिए क्या होगा? 12,000 प्लस 2,400, 30 ऑर्डर ले रहे हैं वो, और प्लस 50%, तो हमारा फिर क्या आ जाएगा? 720। ऐसे ही सारे निकल जाएंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स भी आ जाएंगे। हमारे इतने डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनको हमें इतना इतना रेम्यूनरेशन देना है। ठीक है, हमारे बेसिक निकल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना रेवेन्यू। फाइनली वी विल कैलकुलेट आवर रेवेन्यू। सबसे पहले तो देखो, हमारा ये जो था कि इतनी हमारी डिलीवरीज हो रही हैं जिनमें 40 रुपीज लग रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 40 से, क्योंकि रेवेन्यू है। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 40 से। कर दो डिलीवरी चार्जेस, हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिए, इन करोड़ है। ठीक है, इनको ई वाले को जो ऊपर था, क्या बोलते हैं? ई है ना, ये ABCDE है ना। तो ये जो हमारा 80,25,000, इसको और इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्विक डिलीवरी के डिलीवरी चार्जेस। नेक्स्ट, और क्या रेवेन्यू है? और हमारे डिलीवरी चार्जेस हो गए सेलर कमीशन, जो हमें 5 और 7% मिल रही थी, तो हमारे एवरेज पे ले रहे हैं हम 5%। किसका लेंगे हम? 700 का। एवरेज टिकट वही है, और 7% किसका लेंगे? 750 का, क्योंकि ओवरनाइट वाला होता है। ओवरनाइट का एवरेज लेंगे, ओवरनाइट का 7% था ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो ले लो हम कितना लेंगे? कैसे होगा? देखो कैलकुलेट, देखो 750 जैसे, और इसका कितना? 700 है, इसका लगेगा 5%, इसका लगेगा कितना था? 7%, है ना। अब इनटू किससे करोगे? किससे करोगे? ओवरनाइट डिलीवरी से करोगे, है ना। ओवरनाइट डिलीवरी से करना पड़ेगा ना आपको, तो करेंगे हम ओवरनाइट डिलीवरी से। ओवरनाइट डिलीवरी हमारी कितनी है? ओवरनाइट डिलीवरी हमारी 2,000 है, जैसे यहाँ पर, है ना। और हमारी क्विक डिलीवरी कितनी है? क्विक डिलीवरी है 10,000 की, लेकिन इसको फिर मल्टीप्लाई करना मत भूलना 365 से, नहीं तो डायरेक्टली जो है फिर उससे कर दो 36,50,000 से। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ तो कर दे, जो हमारी पर एनम वाली है डिलीवरी, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, नाउ देखो बेटा, ये हो गया हमारा डिलीवरी। ठीक है, अब सेलर को 5% ऑफ 700, यस 5% ऑफ 700 इंटू जो हमारी क्या है? डिलीवरी है पर एनम। ओके, क्विक डिलीवरीज वो आ जाएगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा इन करोड़। उसके बाद यहाँ पर 7% इंटू 7/100 इंटू 750 इंटू क्या? ओवरनाइट वाली डिलीवरी पर एनम, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया ना सब्सक्रिप्शन मॉडल। क्या है? ओवरनाइट डिलीवरीज वुड बी अवेलेबल टू ओनली सब्सक्रिप्शन बेस्ड कस्टमर्स इन सब्सक्रिप्शन, जो कितना है? 5,000 का मिल रहा है पर एनम। किससे मिल रहा है? जो ओवरनाइट डिलीवरीज करेगा। ईच ओवरनाइट डिलीवरी जो है वो क्या होगी? एवरेज टिकट साइज है उनकी 750, कितनी है? 750 है ना। यस, तो each subscription based customer is expected to place order every alternative day on an average. Averagely वो क्या करेगा? वो अल्टरनेटिव डेज पे दे रहा है। मैंने जैसे बताया था कि एक दिन दिया, दूसरे दिन नहीं दिया, ऐसे अल्टरनेटिवली दे रहा है। अल्टरनेटिव दे रहा है। अब देखो हमारे टोटल ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं रात को? 2,000 आ रहे हैं, राइट। कितने आ रहे हैं? 2,000। अभी 2,000 कितने हैं? पर डे। कितना है? पर डे, राइट। अभी पर डे के हिसाब से है कि इतना इतना दे रहे हो। और 5,000 क्या है? पर एनम।
अब 365 इसको बनाने के लिए तो पर एनम के हिसाब से ना कि एक साल में जो है हमें 5,000 मिलेंगे, 200 बंदों से मिल रहे हैं, 2,000 बंदों से मिल रहे हैं क्या? एवरेजली बोला है ना उसने, ऑन एन एवरेज बेसिस, राइट? तो ऐसे आ जाए, क्योंकि अल्टरनेटिवली भी है और उसने क्या बोला है, ऑन एन एवरेज क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव डेज पे आ रहा है। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा सिंबलाइजेशन समझा करो। क्या कहना चाह रहा है, अल्टरनेटिव डेज से, अल्टरनेटिव डेज है और एवरेजली बोल रहा है, यानी कि 2,000 नहीं 1,000 ऑर्डर्स मानेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 से, कि 1,000 ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं और उसको हम 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना समझा? और वो पर एनम की थी, इसलिए गलती से भी भूल मत कर देना कि 360 में मल्टीप्लाई कर दो, 5,000 ऑलरेडी पर एनम का ही है। ठीक है, कहाँ पे गए? यहाँ पे, यस, हाफ ऑफ द ऑर्डर्स इंटू 5,000, इसलिए हम क्या करेंगे, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000। वैसे ही यहाँ पर जो है हमारा देखो, ऑर्डर्स ओवरनाइट वाले कितने थे, ओवरनाइट पर डे वाला देखना है, ठीक है, 24 वजह से उसको डिवाइड करोगे 2 से इंटू 5,000 ऐसे करोगे। गलती से भी ये वाला मत ले लेना, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो रिपीटेड कस्टमर्स होंगे ऑब्वियसली। आपका हर साल अगर जैसे मान लो कि अगर 1 करोड़ डिलीवरी आ रही, तो 1 करोड़ के 1 करोड़ न्यू थोड़ी ना होंगे सब्सक्रिप्शन, उनमें रिपीटेड वाले ही तो होंगे। उसको आप मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे 5,000 से, कि हमें भाई हर एक बंदे से 5,000 मिला, जबकि वो 1 करोड़ में से हो सकता है एक ही बंदा 50 बारी मंगा रहा हो। तो ऑन एन एवरेज इसलिए बोला है कि 1,000 मतलब 2,000 है जैसे, तो उसको ऑन एन एवरेज जो है वो दे रहे हैं, अल्टरनेटिव डेज में मंगाते हैं, और 5,000 साल का है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो नाउ हमारा ओवरनाइट सब्सक्रिप्शन भी हो गया। नेक्स्ट, और क्या दे रखा है रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन मॉडल, ग्रोथ रेट हमने देख ही लिया, और जो है इसमें बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्डर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज्ड। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आ गई अब, डिलीवरी पार्टनर्स, रेमनरेशन उनका, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी कि हमारा क्या खत्म हो गया, रेवेन्यू खत्म हो गया। यानी हम इनको टोटल कर लेंगे अब, रेवेन्यू को टोटल करो, देखो 24.41, 29.29 ऐसे सम कर लो आप। तब जब हमसे थर्ड क्वेश्चन रेवेन्यू के बारे में ही पूछा था कुछ, क्या पूछा था कि टोटल रेवेन्यू क्या होगी ईयर 3 में, देख लेते हैं जी ईयर 3 में क्या होगी हमारी टोटल रेवेन्यू। ईयर 3 ये रहा, और टोटल रेवेन्यू कितना है, 33.68। कितना है, 33.68, देख लेते, 33.68, 33.68 ये आ जाएगा आपका आंसर। अप्रोक्सीमेशन चलता है क्योंकि पॉइंट्स में कर रहे हैं, करोड़ की वैल्यू है, पॉइंट्स में कर रहे हैं, तो इतना अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, 0.66 है, 2 लाख का ही फेर। ठीक है, तो इतना चलता है, वो हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन की वजह से बस दिक्कत आ रही है, तो आप 33.66 कर सकते हैं आराम से, वही आंसर। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द ईयर ऑफ लॉस, हमें बताना है ईयर ऑफ लॉस कौन सा, उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट निकाल लेते हैं भाई, कॉस्ट देखो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस क्या दे रखा है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस टू अट्रैक्ट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स दैट इज लाइकली टू स्पेंड हेवीली ऑन एडवर्टाइजिंग इन इनिशियल ईयर्स में द एडवर्टाइजिंग and promotional activities would cost 7 crores, 8 crores, 10 crores in year 1 to 3 respectively, यानी कि 1, 2 और 3 करोड़, 7, 8 और 10, 1, 2 और 3 में इनका लगा है स्टार्टिंग में। तो कितना लगा है, 7, 8, 10 और बाकी सब में तो 0 स्टार्टिंग के डेज में, ईयर्स में लगा। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन टू डिलीवरी पार्टनर्स विल बी 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ यानी इंटू 12। और कितने टोटल डिलीवरी पार्टनर्स आपके, जैसे उसमें फर्स्ट वाले में कितना निकले थे, 600 निकले थे, 600 थे, हमारे 600 आ जाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ
ये डिलीवरी पार्टनर्स इंटू 15,000 इंटू 12, पार्टनर्स कितने हैं टोटल? 600, 720, 828, 911, 956 एंड 956 अगेन। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इंटू 12 और इंटू 50,000 कर देना और ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिलीवरी पार्टनर रेमुनरेशन, ओके, प्लस 20 रुपीज पर डिलीवरी भी देते हैं हम उनको। ईच डिलीवरी पार्टनर कैन डिलीवर एन एवरेज ऑफ 30 ऑर्डर्स पर डे, और उसमें हम 20 रुपये उनको क्या देते हैं, डिलीवरी का देते हैं। ठीक है, अब टोटल डिलीवरी कितने की होती है, टोटल ऑर्डर्स कितने होते हैं जिन पर उनको 20 रुपये मिल रहे हैं? क्विक और ओवरनाइट वाली, चलो देख लेते हैं। क्विक और ओवरनाइट हमारी ये क्विक ऑर्डर 365 डेज वाला लोगे, और ये वाला भी क्या लोगे, ओवरनाइट पर एनम वाला लोगे। ले लिया हमने पर एनम, इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 20 से, तो आपके पास आ जाएगी टोटल रेवेन्यू उनकी। ठीक है जी, तो देखो टोटल ऑर्डर्स जो थे मल्टीप्लाई किए 20 से, तो आपका ये कॉस्ट आ गया। देन क्या है, एन एडिशनल प्रोविजन ऑफ 50% एक्स्ट्रा डिलीवरी पार्टनर्स के लिए बनाया गया था, तो हो गया द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कस्टमर केयर एक्सपेंसेस वुड अमाउंट 8 करोड़ ईच ईयर। हर साल 8 लग रहे हैं। ठीक है, और क्या लिख रखा है, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन में इनकम टैक्स अलाउज 20% पर एनम, डेप्रिसिएशन 20% की डेप्रिसिएशन लग रही है फ्रेश इन्वेस्टमेंट पे, जो हमने की थी फ्रेश इन्वेस्टमेंट, उस पर 20% लग रहे हैं एसएलएम बेसिस पर। एप्लीकेबल टैक्स रेट जो है 25%। ठीक है, ओके, सबसे पहले 8 लग रहे हैं, राइट। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कस्टमर केयर 8 करोड़ सब जगह लगता है। नाउ डेप्रिसिएशन 20% ऑफ एसएलएम ऑन द क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने कितने की थी, हमने इन्वेस्टमेंट करी थी ना 30 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 30 करी पहले, फिर ईयर 2 में करी 25, सॉरी 20 करी, फिर करी हमने ईयर 4 में 25, तो 30, 20 और 25। देखो यहाँ पे करी थी 30, यहाँ पे करी थी 20 और यहाँ पे करी थी 25, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्यूमुलेटिवली 20% लग जाएगा। तो 20% देखो, 30 का 20% 6, फिर उसके बाद 50 हो गए, 50 का 20% 10, फिर से 10 लगा यहाँ पर, फिर उसके बाद ये 25 जब हो गया, और 75, 75 का 20% हमने किया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 15, फिर 15 और फिर आया हमारे पास 9। क्यों 9 आया यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम 20% लगा रहे थे, तो ऑब्वियसली वो 5 ईयर्स तक ही तो चलेगा। 20%, फिर 20%, फिर 20% लगाया हमने, फिर 20% हमने टैक्स डेप्रिसिएशन लगाया, तो वो 5 साल तक ही तो चलेगा। तो हमारा ये जो है हमारा जो पहले सबसे पहले कितने लगा, 30, जो हमारा 30 लगा था वो यहाँ पे चला, फिर 30, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे खत्म हो गया 30, तो अभी खाली 45 बचे, तो 45 का हमने कितना 20% निकाला, विच इज 9। ठीक है, 9 करोड़, तो हमारा वो आ गया। और ये भी हमारा जो है 20 वाला भी नेक्स्ट ईयर तक और है, यहाँ पे भेज दिया, अगर होता तो एक और चलता। ओके, और ये 25 वाले की 3 ईयर्स हो चुके थे, तो 2 और चलते अगर होता तो। तो खैर उसने अब बेच दिया था, फिर मतलब डिसीजन लिया था, तो इसलिए तो ऐसे कैलकुलेट हो गए। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका, डेप्रिसिएशन भी हो गया। अब टैक्स बोला है उसने, टैक्स कितना बोला, 20%, है ना। तो टोटल कॉस्ट यानी कि अब निकाल सकते हैं हम, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसको करके, फिर उसके बाद हमारा पीबीटी आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर हम टैक्स निकालेंगे 25%, 25% निकाल लिया। फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा जब आगे इसके अंदर ऐड क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो हमारा कैश फ्लो आ गया। ठीक है, ना देखो बेटा,
हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था उसने? हमसे उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बेस्ट रिप्रेजेंट्स द ईयर ऑफ लॉस। ठीक है, ईयर ऑफ लॉस कौन सा आ रहा है? चलो देखते हैं ईयर ऑफ लॉस। हमारे ईयर लॉस सारे ये नेगेटिव में, देखो कहाँ सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे? नहीं, हम क्या देखते हैं? पीबीटी देखते हैं, या फिर पीएटी भी देख सकते हो वैसे तो, पर पीबीटी ही देखते हैं मेनली। देखो सारे नेगेटिव में आ रहे हैं। ठीक है, सारे नेगेटिव में आ रहे हैं, मीन्स 1 to 4 हमारे नेगेटिव में है, 5 और 6 ही खाली पॉजिटिव में। तो ईयर 1 2 3 4 ओनली। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट? एनपीवी बताना है हमें। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने जो ये कैश फ्लो निकाला है 1.31 का, 3.77 का, इन सबको निकाला है। ये मैंने क्यों कट किए हैं? ये इसलिए कट की क्योंकि इनकी वैल्यूज थोड़ी गलत दे रखी थी, इनको मैंने सही करके लिखा है। ठीक है, और एक ये देखो यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर की सैलरी, हमने क्या बोलते हैं कि पार्टनर्स को मल्टीप्लाई करके 15,000 से इंटू करेंगे 12 को मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना? देखो जैसे हमने उसको नहीं किया था क्योंकि वो ऑलरेडी 365 मल्टीप्लाई में ले रखा है, तो वैसे यहाँ पर भी वो ऑलरेडी पार्टनर्स जो हैं वो ईयर के वाइज है, ईयर वाइज दे रखे, तो इसलिए हमें 365, इसलिए जो 365 है वो यहाँ पे ऑलरेडी पार्टनर्स में हमने कैलकुलेट कर रखा था। हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक और बार देख लो अगर नहीं समझ में आया तो, कि हमने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया उसको 12 से। देखो हमने बोला कि 600 हमें डिलीवरी पार्टनर्स चाहिए, तो और इनकी जो है वो 15,000 सैलरी रहेगी पर मंथ। अभी 600 पर ईयर है कि पर मंथ है? देखो हम कैलकुलेट करते हैं, हमने बोलते कि 10,000 प्लस 2,000, ठीक है, अपॉन हम करना था 30 पर ऑर्डर थे, ठीक है, और प्लस करना था 50%, तो हमारा आ रहा था 600। ये 400 आ रहा था और ये 200, तो हमारा 600 आ रहा था, राइट। तो हमने बोला कि ये तो भाई पर डे, अगर पर डे है उसके हिसाब से यहाँ पे 365 मल्टीप्लाई होना चाहिए था। पर आप ये देखो कि अगर हम लेते कि हमारे टोटल ऑर्डर, जैसे यहाँ पे पर डे के ऑर्डर हैं और ये पर डे का है कि एक दिन में 30 ऑर्डर कर लेगा एक डिलीवरी पार्टनर। तो हम ये देखते हैं बेटा कि देखो 365 डेज में टोटल ऑर्डर कितने थे? 365 सॉरी 36,50,000 और यहाँ पर 7,30,000। तो इनको ऐड करो एक बारी, 36,50,000 को और 7 लाख कितना था? 30,000, और इनको डिवाइड करो किससे? 30 दिन का था, 30 जो है एक दिन का था, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। तो ये हमारा क्या आना चाहिए कि कितने हमारे एक साल में डिलीवरी पार्टनर लगेंगे, प्लस इसका कर देंगे 50% की 50% का प्रोविजन। अब देखो जरा कैलकुलेट करके क्या आ रहा है आंसर आपका, क्या यही नहीं आ रहा? हम बोल नहीं सकते कि 600 डिलीवरी पार्टनर्स ईयर के भी होंगे, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 से सिर्फ। ठीक है, ऑलरेडी 365 या हम बोल सकते हैं कि इंटू 12 हो रखा है, ऑलरेडी ये ईयर का निकल रखा है, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एनपीवी निकालते हैं अब हम। हमने जो कैश फ्लो निकाला उससे, ये हमने नेगेटिव कैश फ्लोज निकाली 131, 3.77, 4.26 एंड ऑल। तो अब हम ये 1.31 वगैरह इन सबको लेंगे। देखो सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की? 30 की, फिर कितनी की थी? 20 की, फिर कितनी की थी? 25 की, फोर्थ ईयर में 12.70 हमारा निकला था फर्स्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया एज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो हमने कैलकुलेट किया, ऐसे ही सारे 8 साल के हमने ले लिए, सॉरी 6 ईयर्स के हमने ले लिए पूरे। अब उसने बोला था लास्ट में इन्वेस्टमेंट वाइज होनी चाहिए, लास्ट में इन्वेस्टमेंट को हम डबल करेंगे, बोला था उसने? नहीं बोला था, बोला नहीं था, कहाँ गया इन्वेस्टमेंट के बारे में उसने कुछ, ये रहा, मैंने मार्क भी करेगा, टारगेटेड वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस सेगमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका 2 टाइम्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने कितने की इन्वेस्टमेंट करी थी? 30, 20, 50 एंड 75, तो 75 इंटू 2 हमें मिलना चाहिए, नहीं 150, तो 150 हमें मिलेगा, 6 ईयर में मिलेगा, तो वो हमारा आ जाएगा। यही था हमारा कुछ भी आउटफ्लो इनफ्लो जो भी था। तो हमारी एनपीवी क्या आ रही है? 39.35। तो हम यहाँ पर क्या मार्क कर देंगे? ठीक है,
तुम्हारा ये भी हो गया और ये भी होगा। और आप देखो हमें कितना टाइम लगा, और केस स्टडी थी और इतनी लंबी थी मतलब, और एमसीक्यूज थे ये 10 नंबर के आपके, और 10 नंबर में भी इतना टाइम लग गया। तो अब आपको इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है क्वेश्चन को, 10 मार्क्स, क्योंकि हर एक मार्क्स से एक हम मिनट मानते हैं कि 1 मिनट लगता है एक मार्क्स के लिए, तो 10 मार्क्स है तो 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत ले लेना। 30 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए आधा घंटा। अब तो ये हो गया वैसे कि जो ओएमआर शीट है वो आपको 15 मिनट्स पहले मिल जाती है, तो आप हो सकता है मतलब जिनकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है सबकी, तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले ही आप एमसीक्यू स्टार्ट कर दो, तो आपके 15 मिनट्स उधर बच जाएंगे रेदर देन रीडिंग योर क्वेश्चन पेपर। और नहीं तो जिसको लगता है सहूलियत की भाई हमें क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ना है, तो अपने हिसाब से करे, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है करने की, बट मेक श्योर टाइम वेस्ट ना हो, पेपर कंप्लीट हो और सही हो। जितना करो सही करो, और इतना तो करो कि भाई एटलीस्ट 50-60 मार्क्स आ जाए आपके। तो 50-60 मार्क्स आ जाए उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें 100% पेपर देना पड़ता है। पेपर कभी छोड़ के मत, और जानबूझ के तो कतई नहीं, हमेशा पूरा पेपर दो। इसलिए टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। नाउ कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स, टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ये देखो वो गलती कर देती है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ ईयर 2, मैंने वही जो बोला कि आप क्या करोगे, पहले ही दिन में, पहले ही साल आपने क्या किया, ग्रोथ की एक तो बात करी थी वो, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी, कहीं ईयर 2 में ना लिख दो ग्रोथ की। प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा डिलीवरी पार्टनर, वो ध्यान रखना कि भूल ना जाओ। और सब्सक्रिप्शन कस्टमर काउंट, कैसे करोगे वो सब्सक्रिप्शन, उसको ध्यान से करना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो हमने ली थी ना कि भाई डिवाइड बाई 2, वो एवरेज नहीं लिया, वो वेयर ईच कस्टमर्स ऑर्डर्स एवरी अल्टरनेटिव डे, तो टोटल ओवरनाइट ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 2। ओके, और इसमें भूल मत जाना क्वेश्चन 1 के ए पार्ट में कि यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कंफ्यूज हो जाओ कि हमने तो डिस्काउंटेड रेट पूछा, डिस्काउंटेड रेट क्या होता है, ऐसे मत करना प्लीज। ओके, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब तो बाकी तो फटाफट से हो जाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, फिर हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 6%, अगर ईबीआईटी जो है क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए 6% से, और टैक्सेबल इनकम जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाए 6.9% से, इफ सेल्स 6% से इंक्रीज, टैक्सेबल इनकम विल इंक्रीज बाय 24%, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा। पहले मुझे फटाफट से फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बता दो, चेंज वाला, परसेंटेज चेंज वाला, फाइनेंशियल लेवरेज का क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन 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 नेट प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआई, ठीक, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन नेट प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज इन ईबीआईटी। नाउ ईबीआईटी कितना है, 6, और नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, टैक्सेबल इनकम दे रखी है ना, टैक्सेबल इनकम विच इज ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, जो टैक्सेबल है, अभी टैक्स नहीं करी गई है, ईबीटी, यहाँ पे हम ईबीटी भी लिख सकते हैं। कितना है, 6.9, तो यानी 6.9 अपॉन 6 विच इज 1.15, तो आपका आ गया। आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी कि सेल्स में कितनी इंक्रीज हुई है, इतनी तो फिर टैक्सेबल इनकम में इतनी हो गई, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, ओके सोल्यूशन देख लो एक बारी, क्या है देखो, फाइनेंशियल लेवरेज का परसेंटेज चेंज इन द टैक्सेबल इनकम व्हिच इज ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो उससे हमारा 1.15 निकल गया। कंबाइंड लेवरेज का आपको पता ही है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज ₹10, ईपीएस दे रखा है, इट हैज इंटरनल रेट आईआरआर दे रखा 15%, कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द सेम रिस्क क्लास इज 12.5%, कैपिटलाइजेशन रेट भी दे रखा है। हमें क्या निकालना है, प्राइस ऑफ द शेयर ऑप्टिमम पे आउट पे, प्राइस ऑफ द शेयर ऑप्टिमम पे आउट पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वॉल्टर का, वॉल्टर्स का कौन सा वाला, P0 प्राइस वाला, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्टर के प्राइस वाला फॉर्मूला का, P0 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला,
डिविडेंड प्लस रिटर्न अपॉन के अर्निंग्स माइनस डिविडेंड अपॉन के, यही होता है। अगर नहीं याद तो फिर मैं क्या ही बोल, अब तो एक महीना भी ना रहा पेपर को। डिविडेंड प्लस रिटर्न अपॉन के अर्निंग्स माइनस डिविडेंड अपॉन के। तो इसमें देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें डिविडेंड दे रखा है क्या नहीं, हम क्या मानेंगे डिविडेंड को 0, प्लस रिटर्न दे रखा है, यस दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है 15, हम क्या लिख देंगे 0.15। के दे रखा है क्या, रिस्क क्लास क्या है ये, कैपिटलाइजेशन रेट इज योर के ई ओनली 0.125, ठीक है। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे अर्निंग्स को, सॉरी अर्निंग्स हमारी कितनी है 10, ओके, एंड माइनस करेंगे डिविडेंड को विच इज 0 ओनली हियर, और अपॉन के विच इज 0.125। कैलकुलेटेड क्या आएगा बताओ मुझे, बताइए बताइए। 96, ठीक है। और हमने यहाँ पे 0 क्यों लिया, हमने यहाँ पे 0 क्यों लिया, बिकॉज क्या हुआ देखो जरा, हमारा रिटर्न कितना था 15%, हमारा कॉस्ट कितनी लग रही थी 12.5%, हमारी कॉस्ट ज्यादा थी, सॉरी कॉस्ट कम थी और रिटर्न ज्यादा था, रिटर्न ज्यादा था, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि इन्वेस्ट कर दो, रिटर्न ज्यादा आ रहा है, ज्यादा पैसे डालो ज्यादा आएगा, रेदर देन गिविंग इन डिविडेंड। तो इसलिए आईआर ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी इज ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम क्या बोलेंगे कि उसने सब कुछ क्या कर लिया, रिटेन कर लिया, डिविडेंड क्या दे दिया 0 दे दिया, ठीक है, डिविडेंड क्या दे दिया 0 दे दिया। नाउ देखो वॉल्टर्स मेथड, मार्केट प्राइस क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला ऊपर जो मैंने लिखा था वो हो जाएगा, इसमें नहीं समझ में आ रहा है आपको तो। ग्रोथ फॉर्म है, क्यों ग्रोथ फॉर्म है, क्योंकि उसका जो रेट है वो ज्यादा है के से, और जो ग्रोथ फॉर्म होती है उसकी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होती है 0, तो इसलिए हम 0 ले लेंगे और 96 कैलकुलेट कर देंगे, नहीं तो हम 100% ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पैकिंग क्रेडिट बाय एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू बी लिक्विडेटेड विद इन। थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो इसलिए मैं बोलूँगी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आप तुक्का मार सकते हो, लेकिन ये है कि इसमें क्या ही तुक्का मार लोगे, 25% प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए समझो पैकिंग क्रेडिट बाय एन एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू बी लिक्विडेटेड विद इन, याद करो 180 डेज होता है इसका, ठीक है। 180 डेज के अंदर आपको क्या करना होता है, इसको लिक्विडेट करना होता है। वन मार्क द पैकिंग क्रेडिट प्री शिपिंग फाइनेंस, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, प्री शिपिंग फाइनेंस, ग्रांटेड बाय कमर्शियल बैंक्स टू एक्सपोर्टर्स टू प्रोक्योर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और पैकेज करने के लिए गुड्स प्रायर टू द शिपमेंट। और आरबीआई के हिसाब से आपके पास मैक्सिमम स्टैंडर्ड पीरियड होता है 180 डेज का क्रेडिट पैकिंग के लिए, ठीक है। चलिए मेमोरी ट्रिक, ये आपको याद होगा ही, इसमें तो कुछ वैसी बात है नहीं कि आपको नहीं समझ आया क्या है ये। ओके नाउ डिस्क्रिप्टिव पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में देखो करते हैं। सबसे पहले तो हमसे पूछा क्या है, क्या मांगा हमसे, okay, in addition the dividend is this is the anticipated growth rate is this and the firm is practicing of paying all its earning in the form, आपको corporate ये भी दे रखा है, all these securities, ठीक है। determine weighted average cost of capital of the company using book value, पहले book value लेनी है फिर market value लेनी है, following information is available, पहले कौन सी लेनी है book value, फिर हम लेंगे market value, ठीक है जी। कॉस्ट निकालनी पड़ेगी सबकी, तभी तो स्पेसिफिक हमें के परसेंट निकलेगा, के निकलेगा हमारा। देखते हैं डिबेंचर्स 8 लाख के दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख के हैं, इक्विटी शेयर्स 10 लाख के हैं, कंपनीज प्रेजेंट बुक वैल्यू दे रखी है हमें 8, 2 और 10,
ठीक है, हमारा बुक वैल्यू का ये आ गया। चलो मार्क कर लेती हूँ मैं कि ये बुक वैल्यू। और क्या दे रखा है देखो, टोटल 20 लाख ऑल द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में भी ये ट्रेड होते हैं, ठीक है जी, होते हैं। रिसेंट डिबेंचर्स जो है वो 110 के हैं, 110 के डिबेंचर्स है, विच मीन्स ये 100 के हैं, तो 110 के कितने हो गए, 88, यानी 8,80,000 हो गए। राइट। प्रेफरेंस शेयर्स 120, वैसे कितने हैं 100, 120 से मल्टीप्लाई डिवाइड टू 12 2,40,000 आ जाएगा। इक्विटी शेयर्स 10 के हैं, 22 के बिक रहे हैं, कितना हो गया 22 लाख। ठीक है, ये हमारी क्या निकल गई अब, मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू भी आ गई, मार्केट वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक कॉस्ट सबकी। चलो जी, क्या दे रखा है, 100 डिबेंचर्स रिडीमेबल एट पार, 10% मैच्योरिटी है, ठीक है। 11% कूपन रेट, 4% फ्लोटिंग फ्लोटेशन चार्ज भी दे रखा है, और प्राइस है 100। पहले कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लें। क्या फॉर्मूला होता है देखो, केडी निकालते हैं। केडी का फॉर्मूला बताओ, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन अपॉन रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2, यही होता है ना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, कूपन वैल्यू देखो 11, 1 माइनस टैक्स कितना गिवन था, कॉर्पोरेट टैक्स 35%, तो यानी 0.35 प्लस रिडम्पशन वैल्यू रिडीमेबल एट पार 100 माइनस नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स में क्या बोला था उसने, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, 100 माइनस 4% विच इज 96। और क्या है, 10 ईयर्स की मेच्योरिटी है, दैट ऑल्सो मीन्स की डिवाइडेड बाय 10, 10 राइट। नाउ 100 अपॉन 90, सॉरी 100 प्लस 96 अपॉन 2, कैलकुलेट करके बता दो क्या आएगा, विच मीन्स 7.70% आपका केडी आ गया। नाउ हम के पी देखते हैं। केबी का फॉर्मूला बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन अपॉन रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2। फटाफट से डिविडेंड बताएंगे। डिविडेंड कितना, 100 प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट पार, 10 ईयर मैच्योरिटी, 12% डिविडेंड यानी 12 प्लस रिडीमेबल वैल्यू 100 माइनस नेट प्रोसीड्स 5% फ्लोटेशन कॉस्ट से 95 आ गया अपॉन मेच्योरिटी 10, तो क्या 12 प्लस 100 माइनस 95 अपॉन, अपॉन 10 था, और 100 प्लस 95 अपॉन, कैलकुलेट करेंगे 0.1282 आ रहा है, यानी कि 12.82%। नाउ हमारे पास क्या बचा है, क्या जगह, के ई, का फॉर्मूला डिविडेंड अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ। देखते हैं इक्विटी में भी क्या बोला उसने, इक्विटी में है 2 पर शेयर फ्लोटेशन कॉस्ट है, ठीक है, और सेल्स प्राइस है 22, और डिविडेंड कितना है, डिविडेंड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यानी D1 ऑलरेडी दे रखा है, एंड ऑफ द ईयर 2, यानी कि D1 ही दे रखा है, हमें एक्सपेक्टेड होता है D1 ही होता है, जो 2 अपॉन हमें प्राइस दे रखा है 22, इसे फ्लोटेशन कॉस्ट है 2, यानी कि 2 अपॉन 22 माइनस 2, और ग्रोथ कितनी है, growth rate dividend is 7% and the firm has practice of paying all its earning in the form of dividend। ठीक है जी, 7% है, यानी कि प्लस 0.07 अभी ग्रोथ आ जाएगी। देखो बहुत इजी था कि ग्रोथ वगैरह सब कुछ दे रखा है, कैलकुलेट कुछ नहीं करना, तो 2 अपॉन 22 माइनस 2 प्लस 0.07, अब कितना आ जाएगा 0.17 विच इज 17%। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास बुक वैल्यू भी है, मार्केट वैल्यू भी है, के डी, के पी और के ई भी है हमारे पास। यस, तो देखो 8 2 10 था पहले, तो ये हमारी 8 2 और 10 था, 8 2 10 देखो बुक वैल्यू हमारी
8, 2 और 10 डिवेंचर्स। प्रेफरेंस इक्विटी में कितना आया था? 17% आया था। डिवेंचर्स का 7.70, इसका 12.82 आया था। हमने कैलकुलेट मल्टीप्लाई किया, प्लस किया 257, 240। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की थोड़ी बहुत गड़बड़ रहती है ही। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है, अब अप्रोक्सीमेशन करोगे आप तो 600 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे कितना बनेगा आपका? 257, 200। ठीक है, और अगर मार्केट वैल्यू में जाए, मार्केट वैल्यू में क्या था? मार्केट वैल्यू थी आपकी 880, 240 और 222, सॉरी 22 लाख, 240 और 880, 7.70, वही सेम आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ी सी आपकी क्या आएगी कि यहाँ पर 760 की जगह ना 720 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जाएगा 472, 480। काफी दोनों चीज निकल गई। क्लियर हुआ? ऐसे ही करना है। नाउ कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स क्या हो जाती है कि फॉरगेटिंग टू सब्सट्रैक्ट फ्लोटेशन कॉस्ट के ई में नहीं करते हो बेटा आप, 2/22 से ना लिखते हो उसको, फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना होता है। केडी और केपी का तो याद है आपको कि के ई का थोड़ा डिफरेंट आया था, भूल मत जाना। ठीक है, अप्लाइंग टैक्स रेट ऑन द प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड पे तो भाई टैक्स लगता ही नहीं है, उसके बाद पे होता है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बी, क्या करना है? कैलकुलेट द फॉलोइंग इन कमेंट। अर्निंग पर शेयर निकालनी है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कमेंट। ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल निकलेगा तो कमेंट अपने आप निकल जाएगा। अर्निंग पर शेयर निकालना। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? हमें बैलेंस शीट दे रखी है मार्च 31, 2023 की, और हमें कुछ रेशोज दे रखे हैं। क्या है ये? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल एसेट टर्नओवर। हाँ, टोटल टर्नओवर हमें रेशियो दे रखा है और इनकम टैक्स रेट दे रखा है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है? अर्निंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। जगह है हमारे पास। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू टोटल अर्निंग्स अपॉन टोटल शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। राइट, टोटल अर्निंग्स कितनी है? क्या हमें गिवन है? नहीं गिवन। क्या हमें निकालना है? हाँ, निकालना पड़ेगा। ओके, और शेयर्स हमें क्या पता है? हाँ जी पता है, 10 करोड़ शेयर्स। चलो एक चीज तो हमें गिवन है, 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स। नाउ ईपीएस के लिए हमें ई80 निकालना पड़ेगा। अब ई80 निकालना है हमें, तो ई80 का बताओ मेरे को जरा कैसे निकलेगा? हमें क्या क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है हमें, हमारे पास एसेट है, रेशियो है, और हम क्या टर्नओवर निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं ना। टोटल एसेट कितने दे रखे हैं हमें? 400। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है? 2.5। राइट, तो ये हमारे पास क्या आ गया? यानी कि टोटल सेल्स है ना, टोटल सेल्स अपॉन एसेट इज इक्वल टू 2.5। टोटल एसेट हमारे पास है 400, तो हमारे पास सेल्स आ जाएगी कितनी? करोड़ में है ना, 1000 करोड़। आगे सेल्स, सेल्स आ गई है हमारे पास जी 1000 करोड़। ओके, हमें हमें यहाँ पर कुछ दे रखा था, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 65% और फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 80 करोड़, है ना। तो क्या हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं? 65% है तो 650, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा कितना? 350। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी थी अदर देन इंटरेस्ट? 80, तो हमारे पास आ जाएगा ये 270। क्या है ये 270? EBIT, इंटरेस्ट। अब माइनस करेंगे, किस पे इंटरेस्ट आएगा देखते हैं, कोई लोन वगैरह क्या है? डिबेंचर तो 15% के 200, 15% ऑफ 200 है 30, तो हमारा ये आ गया 250, नहीं 270 है ना, सॉरी 240। EBT, क्या हमारे पास टैक्स दे रखा है?
टैक्स 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 40%, 240 को 40%, 96 हमारा ई 80 आ जाएगा कितना 144। क्या अब हम 144 है हमारे पास, तो हम क्या अर्निंग्स हमारे पास आ गई, यस आ गई, हमारे पास आया 14.40 रुपीज करोड़ एज EPS। सॉरी रुपीज आएगा ना यहाँ पे, पर शेयर है ना, करोड़ कहाँ से आ गए, सॉरी माय बैड। 14.40 फर्स्ट कैलकुलेट होगा। नाउ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्री अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना आया था 350, EBIT कितना था, EBIT था हमारा 270। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसको करके 1.296। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट FL फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, EBIT अपॉन EBT। EBIT कितना है हमारा अभी निकाला 270, EBT है 240, तो हमारे पास 240 है ना, आ जाएगा 1.125। अब CL क्या आएगा, OL मल्टीप्लाई बाय FL, कर लो क्या आ जाएगा 1.458। ठीक है, नाउ थर्ड, ये देख सकते हैं सेल्स रेवेन्यू एंड ऑल। ये कमेंट्स समझ में आए तो लिखना अच्छी बात है, लिख सकते हैं हम, ठीक है। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ समराइज बैलेंस शीट एज इट इज। हमें बैलेंस शीट बनाना है और भी है क्या आगे कुछ सोल्यूशन ये, ठीक है। हमें ये दे रखा है we have to prepare a summarized balance sheet as of 31st March 2023. Fine. Working capital है, bank overdraft, fixed asset to proprietary ratio, reserves and surplus, current ratio, liquidity ratio। सबसे पहले बात करते हैं करंट रेशियो की, फिर लिक्विड रेशियो। चलो ठीक है, करंट रेशियो में देखते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ जरा, करंट एसेट 1, करंट लायबिलिटी 2.5 अपॉन 1। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं करंट एसेट इज इक्वल्स टू 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटी, राइट। नाउ वर्किंग कैपिटल भी दे रखा था मैं जरा 240,000 का। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि जो कि हमें कितना दे रखा है 240 है ना। हम क्या बोल सकते हैं कि CA इज इक्वल्स टू करंट एसेट इज इक्वल्स टू 240,000 माइनस CL। अब यहाँ पर अगर हम CA की वैल्यू डालें 240,000 माइनस CL इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू CL, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास CL क्या आ जाएगा, ठीक है। और इसी से ही फिर करंट एसेट क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हम करंट लायबिलिटीज की डाल देंगे तो करंट एसेट क्या आ जाएगा 240 माइनस करंट, 240 माइनस 160 कर दो। ठीक है, 4 लाख। एक मिनट बेटा, यहाँ
पर ना ये प्लस होएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, प्लस है। चलो करंट एसेट आ गया हमारे पास 4 लाख। नाउ और क्या दे रखा है हमें, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में पता है 160 है, सॉरी लिक्विडिटी है 1.5 अपॉन 1 एल ए अपॉन 160 है ना। और हमें दे रखा है फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी, करंट और लिक्विड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 1.5 इंटू 160,000 इज इक्वल्स टू एल ए, राइट। तो हमारे पास एल ए क्या आ जाएगा, 240, यानी लिक्विड एसेट्स हमारे पास है 2,40,000, ठीक है। और लिक्विड एसेट्स को हम और क्या लिख सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। बेसिकली तो इन्वेंट्रीज को हटाते हैं लिक्विड एसेट में से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। करंट एसेट हमारे पास है, हाँ है ना 4 लाख, तो हम लिख सकते हैं कि इन्वेंट्री हमारे पास कितनी हो गई, 160,000। नाउ हमें एक और चीज दे रखी है, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो, है ना। तो फिक्स्ड एसेट कितना होगा टू प्रोप्राइटरी फंड, कितना दे रखा है 0.75, ठीक है। तो फिर फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 0.75 ऑफ प्रोप्राइटरी फंड, ठीक है। अगर फिक्स एसेट 0.575 है, 75% है किसका, प्रोप्राइटरी फंड का, राइट। अब देखो प्रोप्राइटरी फंड में क्या क्या आता है हमारे, प्रोप्राइटरी फंड में हमारे क्या क्या आता है, यहाँ तो हम बोले पूरा करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट, और यहाँ फिर हम क्या बोले, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। यही होता है, यही मतलब होता है ना, हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे प्रोप्राइटरी फंड लगाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यहाँ पे करंट एसेट फिक्स एसेट, यही होता है। तो हम इसको प्लस करके इनको माइनस करेंगे तभी तो हमारा प्रोप्राइटरी फंड आएगा, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि जो हमारा करंट एसेट है माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटीज हमारा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स एसेट माइनस एल इज इक्वल टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कह रही प्रोप्राइटरी फंड। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो एक बारी, हमें दे रखा है वर्किंग कैपिटल, दे रखा है 240,000 का, ठीक है, हमें दे रखा है 240,000 का वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स एसेट हमारे पास है क्या, 0.75 ऑफ प्रोप्राइटरी फंड, 0.75 ऑफ प्रोप्राइटरी फंड। और लॉन्ग टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो कि क्या होता है, करंट लायबिलिटी होती है आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। और फिक्स एसेट दे रखा है, रिजर्व दे रखा, करंट रेशियो दे रखा, लिक्विड रेशियो दे रखा, कहीं पे भी लॉन्ग टर्म की बात कुछ हुई है इसकी लायबिलिटी की, कहीं बात नहीं है, कहीं भी बात नहीं। तो इसलिए वी आर एज्यूमिंग हियर दैट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हियर इज जीरो, तो इसलिए जो हमारा प्रोप्राइटरी फंड है वो कितना आ जाएगा, 240,000 प्लस 0.75% ऑफ प्रोविडेंट फंड, राइट। तो हम क्या इससे प्रोविडेंट फंड नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओके। तो हमारा पीएफ आ गया, अब पीएफ आ गया तो क्या हम एफए नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं एफए, निकाल लो जरा, हमारा एफए आ जाएगा, इससे फिक्स एसेट आ जाएगा 7,20,000, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या क्या रह गया, देखो वर्किंग कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट देगा, करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितने की थी,
करंट लाइबिलिटीज कितने की थी हमारे पास? 61,000 की। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है हमारे पास 40,000, यानी कि करंट लाइबिलिटीज में से अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट निकालेंगे तो हमारे पास बाकी बची हुई करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। करंट लाइबिलिटीज में हम यूजुअली क्या मानते हैं? ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल बता दो हमारा कितना हो गया? करंट लाइबिलिटी कितनी? 61 माइनस 40, 120,000 ट्रेड पेबल्स आ गए। और हमें क्या दे रखा है? फिक्स एसेट प्रोप्राइटरी हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस 61 का दे रखा है। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है हमें RNS। ये किधर आता है? क्या ये प्रोप्राइटरी फंड है? नहीं। कैपिटल है? क्या ये कैपिटल है? प्रोप्राइटरी फंड है कि नहीं है ये? बेटा रिजर्व एंड सरप्लस भी प्रोप्राइटरी फंड में ही आता है। रिजर्व एंड सरप्लस जो कैपिटल हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल या कोई सा भी प्रेफरेंस वगैरह है तो हम कैपिटल लिख देते हैं सर। कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस मिला के क्या बनता है? रिजर्व एंड सरप्लस कितना दे रखा है? 61,000। प्रोप्राइटरी फंड हमारे पास कितना है? 960,000। तो क्या कैपिटल नहीं आ जाएगा हमारे पास 8 लाख का? तो क्या हम बैलेंस शीट बना सकते हैं? हम और कुछ नहीं दे रखा है। देखो रिजर्व एंड सरप्लस और नीचे दोनों लिक्विड रेशियो है और करंट रेशियो। तो इतने सबसे हमने बैलेंस शीट बना देनी है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 8 लाख आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस 61 था। बैंक ओवरड्राफ्ट 40 था। ट्रेड पेपर निकाला 120। फिक्स एसेट निकाला 720। इन्वेंट्री या स्टॉक निकाला हमने 61 और अदर करंट एसेट लिक्विड एसेट जो थे वो कितने थे? 240,000। ठीक है, तो आपकी ये बन गई और मैच भी कर गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2A क्या बोला है? हमें असरटेन करना है प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, प्राइस निकालना है, इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस आपके उसमें भी आया था मॉक टेस्ट में। ठीक है, आपको ये अच्छे से आना चाहिए। इजी है बट ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह का ध्यान से करो तो इजी है। थोड़ा सा लेंथी है जरा सा, वैसे कुछ नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हम एडिशनल फंड रेज्ड एज डेट। अगर डेट हम एडिशनल फंड, दो हमें चीजें दे रखी हैं, दो कॉलम बनाने। सबसे पहले हमें दे रखा है कि अगर हमने एडिशनल फंड जो है डेट के थ्रू हमने रेज किया है। दूसरा है अगर इक्विटी शेयर्स को किया है रेज बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट रूलिंग मार्केट प्राइस। और अभी कौन सा मार्केट प्राइस है? सॉरी, प्राइस है, मार्केट प्राइस है। ठीक है, ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो एक बारी क्या दे रखा है हमें? देखो प्रॉफिट यानी EBIT दे रखा है हमें, लेस EBT, लेस इनकम टैक्स EAT, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अर्निंग पर शेयर और EPS दे रखा है। हमें प्राइस निकालना है। ठीक है, प्राइस अगर हमें प्रोबेबल प्राइस निकालना है ऑफ द शेयर यानी पर शेयर, तो फॉर्मूला बताओ मेरे को। प्रोबेबल प्राइस पर शेयर क्या होगा? आपको PE रेशियो याद है? इस क्वेश्चन में कभी भी ये मत भूल जाना PE रेशियो। कैसे आए ये भी बता दो। एक और बारी बता रही हूँ, शायद लास्ट बारी बता रही हूँ। आपका PE रेशियो जो होता है वो होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस आपका आ गया और अर्निंग जो हुई थी ऐसे। ठीक है, तो हमारा प्राइस PE इंटू EPS आ गया। तो आपका प्राइस इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर इंटू EPS। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या EPS दे रखा है? हाँ दे रखा है ना। हमें EPS सॉरी प्राइस अर्निंग रेशियो ही दे रखा है 10 और अर्निंग पर रेशियो भी दे रखा है 4। क्या ये 4 हमारा सही है? अर्निंग पर रेशियो जो हमें दे रखा है ये 4 सही है? बताइएगा। ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमारा जो PE रेशियो है वो ठीक है क्या? क्या वो ठीक है? बेटा ये सब हमें ना कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये हमें गिवन है पुराने के हिसाब से, लेकिन हमें इनके अकॉर्डिंग इनको कैलकुलेट करना है। किनके अकॉर्डिंग? इन दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आई। हमें देखो दे रखा है EBIT। अब EBIT तो ऑब्वियसली सेम होगा दोनों का, 360 सॉरी
टू 80। EBIT तो दोनों का ही सेम होगा, 80,000। ठीक है, तो देखो अब हमें सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी है। हम वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट करते हैं, फिर हम इन दोनों को देखेंगे कैसे कैसे हमें पार्ट करना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें पी रेशियो इंटू EPS चाहिए। हमें पी रेशियो निकालना है और अर्निंग पर शेयर निकालना है। अर्निंग पर शेयर के आपको तो पता ही है क्या करना पड़ेगा, वो EBIT है, उसके अंदर से इंटरेस्ट माइनस, सॉरी हाँ, इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद टैक्स माइनस करोगे, फिर हमारा EBT आएगा। EBT के अंदर हमें क्या करेंगे, EBT नहीं, अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से फिर आप उसको डिवाइड करोगे किससे, नंबर ऑफ शेयर्स से, फिर आपको अर्निंग पर शेयर आएगा। ठीक है, ओके। नाउ देखो हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। चलो ये तो दे रखा है, आगे देखते हैं। द कंपनी हैज रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ 7 lakhs एंड नीड्स 4 lakhs। ठीक है, सबके पास 7 लाख ऑलरेडी थे, 4 लाख और चाहिए उसको एक्सपेंशन के। देयर इज नो चेंज इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जो रिटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं है। You are informed that the debt, यानी debt upon debt plus equity ratio higher than 40% will push the PE down to 8। क्या बोल रहा है, सुनो। PE रेशियो एज इट इज 10 ही रहेगा। चेंज कब होगा, अगर तो डेट रेशियो जो है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी वाला रेशियो अगर 40% से ज्यादा हो तो PE को वो 8% कर देगा। ठीक है, 8 कर देगा, डाउन ले जाएगा और 10 से 8 हो जाएगा। एंड रेज इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल बोरिंग, और एडिशनल बोरिंग है उस पर रेट भी बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, टू 12%, 12% हो जाएगा। पहले कितना था, 10% था, अब हो जाएगा 12%। आपको बताना है प्रोबेबल प्राइस ऑफ इश्यू। अब आपको ये देखने के लिए कि यह 8 होता है कि नहीं या 10 ही रहता है, आपको क्या करना पड़ेगा, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी का खेला खेलना पड़ेगा। वो कैसे खेलते हैं हम, देखो हमें चाहिए 4 लाख और, अगर हम करते हैं डेट से तो हमारा 4 लाख और बढ़ जाएगा। डेट ऑलरेडी है कितना हमारा, इंटरेस्ट देखो, अगर हमारा 10% जो है 40,000 हमारा 10% है, तो यानी कि हमारा ये कितना हो गया, 4 लाख। यानी टोटल डेट कितना हो जाएगा, 4 4 8 लाख डेट हो गया। डेट प्लस इक्विटी, इक्विटी कितनी है हमारी, नंबर ऑफ इक्विटी देखो 10, 30,000, तो कितना हो जाएगा, 30,000 है ना। तो हमारी डेट प्लस इक्विटी कितनी आ जाएगी, डेट है हमारा 8 लैक्स का और हमारी इक्विटी हो गई 3 लाख, 30,000 इंटू 10 और 7 लैक्स हमारे रिजर्व है। अब मैं थप्पड़ मारूंगी अगर तुमने 7 लैक्स नहीं लिखा, तो 7 लैक्स लिखना है, डेट प्लस इक्विटी बोलिए। इक्विटी का मतलब ये नहीं खाली इक्विटी शेयर्स, इक्विटी में आपके क्या आ जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी आते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है बताओ मुझे, क्या आ रहा है। ये आपका नीचे आ गया 18 लाख, 8 अपॉन 18 लैक्स इंटू 100 इज 44.44%, विच इज ऑब्वियसली मोर देन 40%। अगर 40% से ज्यादा यानी क्या हमारा आ रहा है, 8। यानी कि हमारा फर्स्ट वाले के लिए तो एडिशनल फंड्स वाले के लिए तो जो है हमारा पी कितना हो गया, 8। ठीक है, अब सेकेंड में हमारे कितना डेट है, ओनली 4 लैक्स अपॉन 7 लाख सरप्लस है, राइट। और 4 लाख हम और बढ़ा देंगे बोल रहे हैं, और 3 लाख वही रहेगा, राइट। और 4 लाख का डेट भी तो हो गया, तो 4 लाख का डेट, 4 लाख की इक्विटी, 7 लाख पहले से ही है और 3 लाख की इक्विटी और, तो हमारे कितने हो गए, 18 lakhs अगेन। तो अब करो 4 lakhs डिवाइड बाई 18 lakhs इंटू 100, कितना आ रहा है, 22.222, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 40%, यानी कि सेकेंड वाले का क्या आएगा, 10 ही, राइट। तो इसको हम 10 ही लिखेंगे, इसका 10 आ गया हमारा पी रेशियो जो है। ठीक है,
देखो बेटा, अब ये हमारे पास आ गया, क्या आया, पी रेशियो आ गया, डन हो गया। देखो अब फर्स्ट वाले का हमारे पास है 8 और सेकंड वाले का है हमारे पास 10। ओके, अब हमें ढूंढना है ईपीएस। ईपीएस का सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, ईबीआईटी। ईबीआईटी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स कैसे निकलती है, हमें ऑलरेडी दे रखी है उसने, पर वो कितने की है, 280,000 उसकी अर्निंग तब हो रही है जब उसके पास एक इक्विटी शेयर है 3 लाख के, ठीक है, और उसके पास डेट है 4 लाख का, और उसके पास रिजर्व है 7 लाख की। यानी कि टोटल जब उसके पास 14 लाख की कैपिटल है तब उसके पास 2,80,000 का अर्निंग हो रही है, ठीक है, यही मतलब हुआ। तो यानी कि 280,000 वो कमा रहे हैं when he has 14 lakh as its capital। तो हमारे यानी 20%, 20% रेट ऑफ प्रेजेंट अर्निंग, राइट, 20% हमारी अर्निंग्स आ रही है, राइट। अगर हम देखेंगे हमारी अर्निंग रेट ऑफ अर्निंग्स हमारी 20% है, ठीक है। अगर ये 20% है तो हमें अभी हमारे पास कितना कैपिटल है, एग्जिस्टिंग कैपिटल, या फिर नहीं, एग्जिस्टिंग नहीं लिखते, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल। हमारे पास ऑब्वियसली अभी कितना था टोटल, 14 और 4 और हो जाएगा यानी कि 18, इसका 20% कितना आ रहा है, यानी हमारा ईबीआईटी फॉर 1 एंड 2 कितना आ जाएगा, 360,000। कितना आ जाएगा, 360,000। अब हमारे पास ईबीआईटी आ गया दोनों का, 360,000। आई एम इरेजिंग इट। अब हम बनाएंगे फर्स्ट और सेकेंड इन अ कॉलम, 1 1 जिसमें डेट है और सेकेंड वैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईबीआईटी, जो हमने अभी भी निकाला, कितना, 360,000, 360,000, ठीक है। अब सबसे पहले ये हमारा ईबीआईटी है, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्या, इंटरेस्ट। सबसे पहले डेट था, डेट हमारा कितने का था, 4 लाख का 10%, और एक और था ना, फॉर फर्स्ट ओनली, क्या था, 12%। 4 लाख चाहिए हमें, तो 4 lakhs पे 12%। तो देखो 4 लाख, 4 लाख, 10% और 12%, विच इज 40,000। यहाँ पे कुछ नहीं, सॉरी 1 है ना, 1 पे तो आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48,000। यहाँ पर 40,000, यहाँ पर कुछ नहीं, तो हमारे पास ईबीटी आ गया, कितना कितना, 360 माइनस 40 माइनस 48 विल बी 272,000। और ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 40, 320। हमारा निकल गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम टैक्स लगा देते, कितना परसेंट है टैक्स, टैक्स नहीं दे रखा, ये रहा 50%। तो कर इसका 272,000 का 50%, 136,000, 320 का 160,000। तो हमारे पास आएगा भी कितना, 160 और 136 अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से इसको डिवाइड कर देते हैं। पहले में कितने इक्विटी शेयर्स आएंगे, सिर्फ 30,000, क्योंकि वो पहले से उतने थे। और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 30,000 तो है ही, प्लस हमें 4 लाख चाहिए जिसमें 10 रुपए बनेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो यानी कि कितना हो गया टोटल,
एक सेकेंड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये रहा 30,000। सेकेंड में अमाउंट इज रेज्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स रूलिंग मार्केट प्राइस पे। तो देखो बेटा, मार्केट प्राइस पे अगर हमें निकालना है, ठीक है, मार्केट प्राइस बोलिए, मार्केट प्राइस हमारी कैसे कैलकुलेट होती है बताओ? मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 10। ये जो होती है प्राइस, ये मार्केट प्राइस ही तो होती है। मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस इज इक्वल्स टू 10। ईपीएस हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 4, तो हमारा एमपी कितना आ जाएगा 10 × 4 विच इज 40, यानी कि 40 हमारे मार्केट प्राइस हो गया। अगर 40 हमारा मार्केट प्राइस है तो यानी कि 4 लाख में हम क्या करेंगे डिवाइड 40, तो ये कितना आ जाएगा 10,000। तो यानी टोटल हमारा 30,000 प्लस 10,000 आएगा, यानी कि 40,000 इक्विटी शेयर्स होंगे इसमें। ठीक है, अगर 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं तो हमारी अर्निंग पर शेयर कितनी आ जाएगी? 136 डिवाइडेड बाय 30, जो कि आएगी आपके ₹4.53, और 40,000 डिवाइडेड बाय 160 डिवाइडेड बाय 40,000, तो सिंपल है, इसको तो 40 आएगा, सॉरी 4 आएगा। ठीक है, तो अब अर्निंग पर शेयर भी आ गया। अब क्या हम जो हमें चाहिए था प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पीई इंटू ईपीएस। पी हमें पता है कितना कितना है, हाँ जी हमें पता है कितना कितना है। फर्स्ट वाले का पी कितना था? 8 था। दूसरे वाले का कितना था? 10 था। और बाकी 4.53 और 4, तो इसका आ गया 40, इसका कितना आ गया 36.24। ये आपका हो गया। समझ में आया? देखो ईबीआईडी एक्सपेक्टेड वाला, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट, न्यू इंटरेस्ट, ईबीआईडी लेस किया हमने, हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अर्निंग पर शेयर है, पीई रेशियो निकाला, प्रोबेबल ईपीएस इनटू वो आ गया, और डेट वो 40% वाला बिल का। रिकमेंडेशन क्या है? क्या रिकमेंडेशन होगा? ऑब्वियसली कि प्लान टू रेजिंग फंड्स बाय इक्विटी शेयर्स इज सुपीरियर, क्योंकि उसमें प्राइस ज़्यादा आ रहा है, हाइयर प्रोबेबल शेयर प्राइस 40 रुपये आ रहा है कंपेयर टू 36.27 सॉरी 24 है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 2 बी क्या बोल रहे हैं? Determine estimated market price of the equity share if estimated growth rate of the dividend rises to 8% or 3% या fall हो गई। Compute the present market price of the share given the required rate of return of equity shares। हमें रिटर्न देना है 15.5%। ग्रोथ के ऊपर है, एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ डिविडेंड गॉर्डन्स मॉडल लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मार्केट प्राइस वगैरह निकालना है, प्रेजेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस निकालना है। देखो बेटा, लगने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, वैसे है बहुत बहुत आसान। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है आपका गॉर्डन्स मॉडल का प्राइस का, मार्केट प्राइस का? P0 इक्वल्स टू D1 वही यानी कि D0 प्लस ग्रोथ, ठीक है, अपॉन K माइनस G, यही होता है, यही है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें देखा डिविडेंड दे रखे 2 पर शेयर, और हैज बीन पे डिविडेंड 2 पर शेयर लास्ट ईयर, यानी कि दे रखे D0। एस्टिमेटेड ग्रोथ हमें दे रखे 5%, मतलब ग्रोथ भी दे रखी है हमें। तो क्या हम अभी करंट का पहले निकाला, उसमें प्रेजेंट मार्केट प्राइस बोला ना, पहले प्रेजेंट मार्केट प्राइस निकाल लेते। 2 दे रखा, 5 दे रखा, तो हम निकाल सकते हैं। देखो 2 रुपये हैं प्लस 5%, और के ई क्या दे रखा है हमें? देखो ये के ई होता है ना हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, के ई दे रखा है हमें 15.5, 15.5 दे रखा है 0.155 हो गया, माइनस ग्रोथ, ग्रोथ कितनी है हमारी 0.05, 2 प्लस 5% कितना हो गया 2.10, अपॉन इसको माइनस करेंगे हम 0.155 माइनस 0.05 को, तो हमारे पास अभी का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ₹20। ठीक है, चलो ये हमने अभी ये निकाल दिया प्रेजेंट वाला। अब ये कह रहा है अगर प्राइस टू 8%, यानी कि 5% की जगह 8% हो जाए। ठीक है जी, प्राइस अगर 8
5 की जगह 8 हो जाएगा तो 2+8% कर देंगे। के ही हमारा वही रहेगा और हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 8% को, यानी 0.08 को। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे अब इसका आ जाएगा 28.80। ठीक है, चलो उसके बाद उसने क्या बोला है कि अगर फॉल्स टू 3, अगर 3% हो जाए तो हम क्या कर देंगे, 2+3% कर देंगे। और के ही कितना है, 0.155, माइनस कर देंगे हम इसमें से भी 3%, 0.03 को तो हमारा आ जाएगा 16.48। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। दैट्स इट, यही था वो, सिंपल। अब क्वेश्चन 3 पे आओ। ओके, हार्ड। देखो, a company is considering its working capital investment and financial policies for the next year. Estimated sales and EBIT depend on the current asset investment, particularly inventories and goods. लास्ट में चलते हैं एक बार, क्या वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच पॉलिसी, हमें नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, करंट एसेट निकाल सॉरी करंट रेशियो निकालना है, और फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी आपको मॉडरेट की और किसकी अंडर मॉडरेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ओके, फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी मॉडरेट में क्या होगी वो देखना है, कंजर्वेटिव है, मॉडरेट और एग्रेसिव है। नेट वर्किंग कैपिटल देखना है, रिटर्न देखना है और करंट रेशियो देखना है। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, पहले देखते हैं थोड़ा। कंजर्वेटिव दे रखा है, मॉडरेट दे रखा है, एग्रेसिव दे रखा है, एवरेज इंटरेस्ट रेट है, शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, एस्टिमेटेड सेल्स और ईबीआईडी भी गिवन है। ओके, देखो बेटा, है सिंपल, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, हम ढंग से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सॉल्व करेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। कंपनी इज कंसीडरिंग इट्स वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग पॉलिसीज द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, वो देख रही है वर्किंग कैपिटल हमारी पॉलिसी क्या है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल पॉलिसीज हमारी क्या है। एस्टिमेटेड सेल्स और ईबीआईडी डिपेंड करता है करंट एसेट की इन्वेस्टमेंट पे, पर्टिकुलरली इन्वेंट्रीज और बुक डेट्स की इन्वेस्टमेंट पे कितनी होती है। चलो, हमारे लिए इतनी खास नहीं है, पर ये देखो, द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ द कंपनी इज एग्जामिनिंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी की। अगर वर्किंग कैपिटल पॉलिसी कंजर्वेटिव होती है तो उसमें हम ये रखते हैं, मॉडरेटिव होती है ये रखते हैं, एग्रेसिव होती है ऐसे रखते हैं। अभी जब हमने इवैल्यूएट किया तो हमने मॉडरेट पॉलिसी को चुना। ठीक है, हमने क्या चुना, मॉडरेट वाली को, वो सिलेक्ट हुई। फिक्स एसेट जो है हमारी 2.60 है, इक्विटी फंड्स 2.50, कॉर्पोरेट टैक्स है 35% पर। ठीक है, कंपनी अब देख रही है डेट के लिए, डेट अल्टरनेटिव्स की। शॉर्ट टर्म डेट अगर कंजर्वेटिव होगा तो ये रखेंगे, मॉडरेट होगा, एग्रेसिव होगा, लॉन्ग टर्म में ये रखेंगे, एवरेज इंटरेस्ट ये रख दिया। अब वो बोल रहा है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच पॉलिसी। अगर हम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को देखें तो उस हर एक पॉलिसी के लिए क्या होगा। ठीक है, यानी कि किसके लिए, कंजर्वेटिव के लिए, मॉडरेटिव के लिए और उसके लिए एग्रेसिव के लिए, सीएमए के लिए क्या होगा, नेटवर्किंग। उसके बाद हमें उसके अकॉर्डिंग जो हमने क्या होगा, उसके बाद हमें नेटवर्किंग कैपिटल पोजीशन निकालनी है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। देखो, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल पॉलिसी पे चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं, उसका सामान जो भी है हम वो निकालेंगे। उसके फिर अकॉर्डिंग हम नेटवर्किंग कैपिटल पोजीशन निकालेंगे और क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिटर्न, और क्या निकालेंगे, करंट रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसके लिए बात करते हैं, हम नेटवर्किंग कैपिटल पोजीशन। नेटवर्किंग कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट एसेट देखते हैं हमारा क्या है। करंट एसेट क्या दे रखा है हमें, हाँ दे रखा है ना 4.50, और इधर 3.90, इधर 2.60 दे रखा है हमें। क्या हमें करंट लाइबिलिटीज गिवन है, क्या हमें करंट लाइबिलिटीज गिवन है, बताओ। नहीं गिवन है। देखो बेटा, क्वेश्चन में वैसे मतलब गिवन ही है क्वेश्चन में, बट इसमें मिस हो गया, इसमें प्रिंट नहीं हुआ आपका। ठीक है, क्या है, करंट एसेट 2.34 गिवन, कितना गिवन है, 2.34। ठीक है, और फिक्स एसेट कितना गिवन है, 2.60। ठीक है, तो हम देखो, आप कंजर्वेटिव, मॉडरेटिव, एग्रेसिव निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल पॉलिसी का हमें करंट एसेट भी है हमारे पास, अब फिक्स एसेट भी हो गया और करंट एसेट भी हो गया। सॉरी, करंट एसेट नहीं, करंट लायबिलिटीज, माय बैड, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज 2.34।
चलिए नाउ देखते हैं। देखो सबसे पहले करंट एसेट कौन कौन से, देखो पहले हमने निकाला वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, उसमें करंट एसेट 4.50, 3.90, 2.60, ठीक है, ये आ गए हमारे पास। फिक्स एसेट कौन कौन से थे, 2.60 थे तीनों में, है ना। फिक्स एसेट 2.60, करंट लायबिलिटीज 2.34, करंट लायबिलिटीज 2.34। अब क्या हम टोटल एसेट निकाल सकते हैं, फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, क्या हम टोटल एसेट निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, दैट इज करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट। करंट लायबिलिटीज आ गई। क्या हम नेट वर्किंग कैपिटल अपनी निकाल सकते हैं इससे, यस, सी ए माइनस सी एल, क्यों नहीं निकाल सकते। 2.16, 1.56 एंड 0.26, हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। नाउ रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बताओ मुझे। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू EBIT अपॉन टोटल एसेट, ठीक है, EBIT अपॉन टोटल एसेट, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। EBIT क्या हमें गिवन है, हाँ जी ना गिवन है, टोटल एसेट अभी हमने कैलकुलेट किए थे। तो EBIT क्या 1.23, 1.15 एंड क्या था 1 था, ठीक है। तो EBIT 1.23, 1.15 एंड 1, हमारा रेट ऑफ रिटर्न निकले EBIT अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा था, हमारा ये हो गया, ये भी हो गया ना करंट रेशियो। उसने हमसे क्या पूछा था, करंट रेशियो, क्या हम करंट रेशियो निकाल सकते हैं। करंट एसेट भी है, करंट लायबिलिटी है, तो यस वी कैन, तो कर दो, आपका ये आ गया, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ अगर इसके अंदर आपको आ जाए कि आपको नेट वर्थ निकालनी है, तो नेट वर्थ कैसे निकालोगे आप, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, है ना। नेट वर्थ का भी देख लो एक बार, नेट वर्थ टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, क्यों, इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा इक्विटी, आपका आ जाएगा डिबेंचर्स वगैरह सब आ जाएगा इसमें आपका, वो नेटवर्थ होती है आपकी, वही आ जाएगी। टोटल एसेट भी है, करंट लायबिलिटीज भी है आपके पास, ओके बेटा। नाउ हाँ, अब बात करते हैं दूसरी टेबल की, विच इज फाइनेंशियल पॉलिसी वाली। फाइनेंशियल पॉलिसी में हमें क्या क्या निकालना है, देखो नेट वर्किंग कैपिटल अगेन वही सेम, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी वाले में, लेकिन ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें नेट वर्किंग कैपिटल तो निकालना है, तो नेट वर्किंग तो वही रहेगा हमारा, क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, पर रेट ऑफ रिटर्न हमें किस पे निकालना है, इक्विटी कैपिटल पे। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, हम करेंगे अर्निंग अपॉन इक्विटी। अब इक्विटी वाला है तो यहाँ पर आफ्टर टैक्स आ जाएगा, पहले तो नॉर्मल था, पहले हमने एसेट लिया था, तो एसेट पे EBIT लेते हैं, लेकिन अब हमें रिटर्न निकालना है इक्विटी वाले का, तो इक्विटी वाले पे किसका निकलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स पे, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स पे। देखो रेट ऑफ रिटर्न EBIT, लेकिन अगर हम यही जो रिटर्न है इक्विटी पे निकाल रहे हैं, अपॉन इक्विटी कर रहे हैं, इक्विटी कैपिटल, तो आपको ऊपर अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा। करंट रेशियो तो आपका है ही वही, क्या, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो इसका देख लो, चलो कंजर्वेटिव हमने मीडियम वाली चुनी थी, मीडियम वाली चुनी थी, सारे करंट एसेट वगैरह जो है किसके आ जाएंगे, मीडियम वाले के आ जाएंगे, ठीक है। मीडियम वाले का करंट एसेट क्या था 3.90, तो देखो 3 पॉइंट कहाँ गया करंट एसेट हमारा, करंट एसेट देखो 3.90, फिक्स्ड एसेट 2.60 सेम रहा, टोटल एसेट हमारा कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे 6.50। EBIT हमने कौन सा लिया 1.15, मॉडरेट वाला ही EBIT भी लेंगे हम, ठीक है, 1.15 वाला लिया हमने EBIT भी, क्योंकि मॉडरेट चुनी है ना हमने। और इक्विटी 2.50, इक्विटी कहाँ पे दे रखा है, इक्विटी यहाँ पे दे रखा है, 2.50 की इक्विटी आपकी, ठीक है। नाउ
शॉर्ट टर्म डेट की बात करते हैं जो हमें दे रखा है हकीकत में निकालने के लिए। देखो कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव में 0.5 पर 1 एंड 1.50 यही दे रखी है। और लॉन्ग टर्म डेट क्या दे रखा है 1.12, 0.66 एंड 0.16 यही अलग दे रखा है, राइट। तो इनको हम लिख देंगे, देखो शॉर्ट टर्म एंड अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटी, ओके वेट, देखो हमारा जो है शॉर्ट टर्म डेट ये आ गया, लॉन्ग टर्म डेट ये आ गया, ठीक है। अब अदर करंट लायबिलिटीज आपकी जो है ये क्या है, देखो 1.80, 1.34 एंड 0.84 दिस इज योर, क्योंकि आपको 2.34 दे रखा है ना बेटा करंट लायबिलिटीज, तो आपकी अदर करंट लायबिलिटीज नहीं आएगी। जब आपको शॉर्ट टर्म डेट बता रखा है इतना 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 है और आपको करंट लायबिलिटीज दे रखी है 2.34, तो आपका अदर करंट लायबिलिटीज नहीं आएगा, जिसपे परसेंटेज नहीं है, लेकिन ये आएगा तो सही। बाकी शॉर्ट टर्म किस पे 12% पे और लॉन्ग टर्म वाला किस पे है 16% पे, जो कि दे रखा है हमें, ठीक है 12 और 16। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना था, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो देखो हमारे पास है नेटवर्किंग करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 3.90 और करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारी 2.34, तो हम क्या निकाल सकते, तो हमारा सेम आएगा, ये सेम आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज पैट यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी, इक्विटी कितनी थी 2.5 थी, लेकिन अब हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, देखो लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, अब हम ईबीआईटी हमने कौन सा वाला लिया, मॉडरेट वाला 1.15 वाला, उसके अंदर हम शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा ईबीटी आ जाएगा। उसमें इनकम टैक्स जो था 35% वो लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करेंगे 2.50 की इक्विटी से, तो हमारे पास रिटर्न और इक्विटी आ जाएगा। करंट रेशियो कैसे निकलता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, वो तो सेम आ रहा ही था, ठीक है बेटा। एक बात देखो आप, ठीक है बोल रहे हो, अदर करेंट लायबिलिटीज जो वो कितनी है 1.80 है कि नहीं, है ना। देखो यहाँ पर देखो बेटा, जो आपका ये है ना ये अलग माना जाएगा और ये अलग माना जाएगा। ये शॉर्ट टर्म डेट है तो सही, लेकिन करंट लायबिलिटी में थोड़ी ना इंक्लूड होगा, ये अलग है ये अलग है, दोनों अलग है। शॉर्ट टर्म डेट इज डिफरेंट, लॉन्ग टर्म डेट इज डिफरेंट, टोटल करंट लायबिलिटी इज डिफरेंट। तो इसलिए जो आपका वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी तो होगा, यानी कि करंट एसेट कितना है, करंट एसेट आपका 3.90 माइनस आपका शॉर्ट टर्म डेट कितना है 0.54 माइनस आपका टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी है 2.34 ऐसे कैलकुलेट होगा। और वैसे ही करंट एसेट भी, करंट एसेट 3.90 है जो रेशियो है वो, और फिर अपॉन करेंगे 0.54 प्लस 2.34, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, हम खुद सॉल्व करेंगे। देखो नेट वर्किंग कैपिटल हमारे पास क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग 0.59, 1.02, 0.56, 0.06, इसका आएगा 1.35%, ये आएगा 1.17% और ये आएगा आपका 1.02%। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इजी था बहुत, बस ये समझो आपकी ये वाली गलती मत करना कभी भी कि आप शॉर्ट टर्म डेट को और अगर लिख के टोटल करंट लायबिलिटीज कर दो, डेट है वो हो सकता है 1 to 3 को उन्होंने 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक का शॉर्ट लिख रखा और 3 से लॉन्ग टर्म लिख रखा, जब तक ना बोला जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 8 द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑपरेशनली फिजिबल क्राइटेरिया नहीं है, कमेंट करो। ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे देखना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ वेग टर्म, हमें नहीं पता प्रॉफिट मैक्सिमाइज हमें कितना करना है, किसके लिए करना है और कब करना है, हमें टाइमिंग ही नहीं पता रिटर्न की कब करना है, टाइम वैल्यू मनी का कुछ अता पता नहीं होता, रिस्क फैक्टर को इग्नोर करता है और मैक्सिमाइजेशन को भी वेग बना देता है, ठीक है। तो ये ट्रू है
क्यों? बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट ऑपरेशनली feasible, because this statement is true because profit maximization can be short term और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है किसी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, और उसका सोल ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है उसकी वजह से ओनर की इकोनॉमिक वेलफेयर पे दिक्कत आ जाती है. वो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी नहीं दे पाता, फेल्स टू प्रोवाइड द ऑपरेशनल फिजिबिलिटी. ठीक है. और क्या हम लिख सकते हैं? दैट इज द वेक टर्म. डेफिनेशन ऑफ द टर्म प्रॉफिट इज एम्बिगुअस. ठीक है. इट डज इट मीन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट? डज इट रेफर टू द प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स? टोटल प्रॉफिट लेना है, नेट प्रॉफिट लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट पर शेयर लेना है, क्या लेना है? बट टाइमिंग ऑफ रिटर्न के लिए भी यही होता है कि भाई हमें डज नॉट डिस्टिंग बिटवीन द रिटर्न रिसीव्ड इन डिफरेंट टाइम पीरियड. टाइम वैल्यू मनी का कुछ अता पता नहीं होता. ठीक है. तो द स्टेटमेंट इज ट्रू. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रेडिशनली कंसीडर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पहले माना जाता था, लेकिन अब वो फेल करता ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यू टू फोर मींस क्या एम्बिग्यूटी है इसके अंदर. टर्म प्रॉफिट इज वेग. इट डज नॉट क्लैरिफाई वेदर इट मींस नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक कैश फ्लो. क्या? It ignores time value money. It treats profit received today equal to the profit expected 5 or 10 years. Time value money को तो भाई जिंदा काट दिया. Ignores risk factor. High profit opportunity usually carries high operational and financial risk. ठीक है. जो high profit opportunities होती हैं वो क्या उसके अंदर रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा होते हैं, तो वो रिस्क फैक्टर को इग्नोर करते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर रिस्क एक्सपोजर. और क्वालिटी ऑफ कैश फ्लोज क्या कि इट फोकसेस ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट रेदर देन एक्चुअल रियलाइज्ड कैश फ्लोज. कंक्लूजन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो होता है मैक्सिमाइजिंग नेट प्रॉफिट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट प्राइस होता है इक्विटी शेयर, वो सुपीरियर मानी जाती है, वो अच्छी मानी जाती है. सेकंड है फाइनेंसिंग अ बिजनेस थ्रू बोरिंग इज चीपर देन यूजिंग इक्विटी. ये तो बोलते हैं कि अगर हम बोरिंग्स को यूज करें तो वो ज्यादा चीपर रहता है फॉर अ कंपनी रेदर देन यूजिंग इक्विटी. क्यों? डेट कैपिटल चीपर क्यों होता है? क्योंकि इनकम टैक्स में हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो कट जाता है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं, है ना. और लेकिन डिडक्शन वगैरह डिविडेंड्स में नहीं मिलती, डिविडेंड्स में हमें पे करना पड़ता है. ठीक है. और हम क्या लिख सकते हैं? इन पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस जो बोरिंग होती है वो एडवांटेजेस होती है, जैसे कि अगर हमारे इशू प्राइस वगैरह क्या हो गया, बढ़ गया या कुछ भी हमें दिक्कत आ गई शेयर्स वगैरह में, मॉनेटरी आउटगो डिक्रीज हो गया इन रियल टर्म्स एज प्राइस लेवल इंक्रीजेस, है ना. और इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर डाइल्यूट्स एक्जिस्टिंग कंट्रोल पैटर्न. हमारा जो कंट्रोल है वो कम होगा इक्विटी शेयर से, लेकिन बोरिंग्स में तो नहीं होता. वही बात आ जाती है. देखो टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स शील्ड, इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस अंडर इनकम टैक्स लॉ, वेयर एज इक्विटी डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट. इफेक्टिव कॉस्ट क्या होता है? वही केडी वाला, वन इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स. Lower risk premium for lenders. Debt holders have a prior contractual claim on asset. हम इतना लेंगे इनकम ड्यूरिंग लिक्विडेशन. लोअर रिस्क ऑफ फॉर लैंडर्स के लिए भी कम रिस्क ट्रांसलेट्स टू लोअर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. उनको से डिविडेंड वगैरह ज्यादा देना. ठीक है. इसलिए इन पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस बोरिंग डिसएडवांटेजेस, फिक्स्ड मॉनेटरी आउटगो डिक्रीजेस इन रियल टाइम एज द प्राइस लेवल इंक्रीजेस, और इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी डाइल्यूट्स एक्जिस्टिंग कंट्रोल पैटर्न व्हाइल बोरिंग डज नॉट रिजल्ट इन डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. ये भी लिखते बहुत अच्छे पॉइंट्स है. व्हाट इज मीन्ड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? जो हमने स्टार्टिंग में निकाला, बताओ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फर्म होती है, वेटेड एवरेज के रूप में निकालते हैं उसको. वेट्स आर टेकन इन प्रोपोर्शन ऑफ ईच सोर्स ऑफ फंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर में जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शन में निकालते हैं. ईच इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंस्ड फ्रॉम अ पूल ऑफ फंड्स व्हिच रिप्रेजेंट द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम व्हिच फंड्स आर रेज्ड, जैसे कि डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस. एनी डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट हम इसको देख के लेते हैं, राइट. कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह निकालेंगे, फिर उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस मल्टीप्लिकेशन को ऐड ऑन करेंगे, उससे हमारा निकल जाता है. तो देखो क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कंपोजिट ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न दैट द कंपनी मस्ट अर्न. जो अर्न करना चाहिए उसको एग्जिस्टिंग एसेट पे सेटिस्फाई करने के लिए कैपिटल प्रोवाइडर्स को, यानी कि डेट होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है. उसके बाद एक्सप्लेन द ब्रीफ एजम्पशन ऑफ मक्लानी मिलर थ्योरी. एमएम थ्योरी के बारे में वो एजम्पशंस बतानी है. 4 एजम्पशंस है बेटा. देयर आर 4 एजम्पशंस. कौन कौन सी? सबसे पहले कैपिटल मार्केट परफेक्ट होती है, ऑल इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल एंड देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट. कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. दूसरी, इन्वेस्टर्स जो है वो रैशनल है, बायर्स नहीं है. और कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पर.
और फंड कैन बी ग्रुप्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिजनेसेस। बिजनेसेस के हिसाब से ग्रुप हो सकती है। 4 हैं ये, ठीक है, हाफ अ मार्क ईच। देखो क्या है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ठीक है, नो ट्रांजेक्शन और फ्लोटेशन कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली एक्सेसिबल, नो कॉर्पोरेट टैक्स इन बेसिक 1958 मॉडल मॉडिफाइड लेटर टू इंक्लूड टैक्स शीट। बाद में जाके एमएम टैक्स वाला और एमएम वो वाला, वैसे हम क्या मानते हैं, नो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। और रैशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स एम टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी एंड मेक रिस्क फ्री आर्बिट्रेज मूवमेंट, ठीक है, रैशनल इन्वेस्टर्स हैं हमारे, मैक्सिमाइज करना है उनको यूटिलिटी। 100% डिविडेंड पे आउट किया, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ऑल द नेट अर्निंग्स इज डिविडेंड। फॉर्म को हम ग्रुप कर सकते हैं इक्विवेलेंट रिस्क क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस रिस्क। नाउ लास्ट मिनट देखो क्या, रिडीमेबल डेट को इसका फॉर्मूलाज वगैरह है तो हमने कर ही लिए थे, इसको छोड़ो। वर्किंग नोट, आईसी स्टैप मार्किंग अपवर्ड्स ऑफ 40 मार्क्स जो है नीटली लेबल होना चाहिए, मतलब देखो वर्किंग नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए, लेबल्स वगैरह लगाओ, करोड़ वगैरह, परसेंटेज पर एनम से लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और फॉर्मूला बॉक्स स्टेट द स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक फॉर्मुलेशन पुटिंग प्लगिंग इन वैल्यूज, तो आपको फॉर्मूलाज लिखने बहुत जरूरी है, फॉर्मूला पहले लिखो। पहले फॉर्मूला लिखना है हमें, ठीक है, पहले हमें फॉर्मूलाज लिखने हैं, देन वी हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ दैट फॉर्मूला, ओके।